तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपक अग्रवाल। ठीक है, नई एनर्जी और उत्साह के साथ शुरू करेंगे अपनी नई वीडियो, जिसमें मैं बात करूंगा पिछली वीडियो की तरह हेल्थ साइंस की। जिसमें हम बात करने वाले हैं आज सबसे बड़ी रिस्क प्रॉब्लम की, जिससे हम कहेंगे अभी नहीं, मैं आपको अभी बताएंगे। अभी आप खुद कमेंट करो जल्दी जल्दी कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आज के टाइम पे। आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे टाइम की हेल्थ एंड साइंस। जो साइंस यूज करनी नहीं आती, और कुछ लोग जो है वो मेडिसिन खाए जा रहे हैं कुछ ना कुछ करने के लिए। वो कुछ ना कुछ क्या है, मोटापा कम करने के लिए, ओबेसिटी, ओवरवेटनेस, वेट गेन। इन सब चीज़ों से बेसिकली क्या है, इन सब चीज़ों से हमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, हमें बहुत ज़्यादा। क्योंकि बेसिकली अब होता क्या है ना कि हम जब भी कुछ खाते हैं तो वो हमारे बॉडी में स्टोर होता है, लेकिन हम एक्सरसाइज तो करते हैं आज के टाइम पे। लेजीनेस, कंफर्ट जोन। तो इस बेस की वजह से क्या होता है कि वी आर नॉट क्लैरिफाइड विद आवर रूटीन एंड नीड्स। वी शुड बी क्लैरिफाइड विद आवर रूटीन एंड नीड्स। एटलीस्ट वी शुड नो व्हाट वी आर डूइंग एंड व्हाट वी शुड डू। तो लेट्स कम अक्रॉस। हम बात करेंगे आज विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट एनी एक्सरसाइज, आयुर्वेदिक मेथड से हम अपने ओबेसिटी को कैसे ट्रीट कर सकते हैं। आप इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। मैं आपको हर बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि बनता भी है। मैं आपके लिए इतनी अच्छी वीडियोस लेके आता हूँ। आपको कोई भी वीडियो चाहिए, आप डिमांड करो सामने से, आप कमेंट कर दो कि मुझे ये वाली वीडियो चाहिए, आपके लिए मैं वही वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आप बस डिमांड करो, ये चैनल आप ही का है। आपको कोई भी वीडियो देखनी है, आप बोल दो कि मुझे ये वाली वीडियो देखनी है, ये वीडियो पेश की जाए, तो मैं पेश कर दूंगा। ठीक है, आप मुझे जल्दी जल्दी सपोर्ट करो, सब्सक्राइब बनाए रखो, एंड लेट्स मूव इनटू दैट टॉपिक। हियर वी गो। Obesity is a multifactorial disease caused due to the accumulation of excessive body fat. ये रिव्यू पेपर है जो मैंने लिखा है, अब तक बेसिकली पब्लिश नहीं हो पाया, पर जल्दी पब्लिश होगा। Obesity is a multifactorial disease। ये बेसिकली एक ऐसा multifactorial disease है। आपको multifactorial क्या होता है भैया? multifactorial होता है मतलब कि बेसिकली जो डिसीज कॉज करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीज की वजह से भी होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉजेज के मल्टीपल फैक्टोरियल कॉज होते हैं। और दिस इज द ओनली डिसीज दैट कैन कॉज मल्टीपल टाइप ऑफ अदर डिसीज। ये डिसीज क्यों होता है? ओबेसिटी बेसिकली होता है ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेसिव फैट डिपोजिशन। आप जब भी कुछ खाते हो, बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने की वजह से क्या होता है, जितना भी जो बेसिकली कंटेंट होता है, जितना भी बेसिकली क्या होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो बेसिकली क्या करते हैं, अपने आप को एज पर द रिक्वायरमेंट्स डाइजेस्टिफाई करके अपने आप को एटीपी एनर्जी में कन्वर्ट करके माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू क्या करते हैं, अपने आप को इजीली मूवमेंट या फिर डिफरेंट एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। बट मेन है जो फूड एक्सेसिव हो जाता है। अब आपने खाना था 2 प्लेट का, खा लिया 5 प्लेट्स का, अब वो 3 प्लेट्स कहाँ जाएगी? अब वो 3 प्लेट्स बनेगी फैट। अब वो 3 फ्लैट जो बनेगी ना, प्लेट जो आपने खाई है एक्स्ट्रा, वो 3 प्लेट पता क्या करेगी? वो आपकी बॉडी में ग्लिसरॉल एंड ग्लाइकोजन कंटेंट में फॉर्म होके ग्लूकोज को क्या करेगी, जो यूजफुल होनी होगी वो ग्लाइकोलिसिस करेगी, और जो यूज नहीं होनी होगी वो ग्लूकोनिक फॉर्म में कन्वर्ट करेगी अपने आप को इन द फॉर्म ऑफ फैट। और वो फैट कहाँ स्टोर होगा? वो फैट होगा लिवर में स्टोर। वो फैट कहाँ होगा? वो फैट होगा लिवर में एंड डिफरेंट टाइप ऑफ साइट्स जो कि आपकी बॉडी में फैट स्टोर करने के लिए होती है, दैट इज नोन एज स्टोरेज साइट्स ऑफ द बॉडी। अब हम बात करेंगे ओबेसिटी क्यों होती है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ओबेसिटी एक ऐसा मल्टीफैक्टोरियल डिसीज है जो कि फैट एक्यूमुलेशन की वजह से होती है म्यूकस में। बॉडी का जो म्यूकस होता है, तो पेट देखते हो ना, पेट को टच करते हो, तो ये जैसे टच करने की है ना, पेट है और टच करने का है, ये टचिंग लेयर जो है वो म्यूकस होती है। एंड लिवर लीड टू राइज इन बॉडी मास इंडेक्स। जो लिवर के साथ भी एक्यूमुलेट होती है और उसमें बॉडी मास इंडेक्स की रेशियो होती है। अब आपको बॉडी मास इंडेक्स क्या है पढ़ेंगे, अब ये पढ़ेंगे, मैं आपको जैसे ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, और ये बाकी अदर टाइप्स ऑफ डिसीजेज में आएगी, जैसे हाइपरटेंशन डिसीजेस, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस, मस्कुलोस्केलेटल डिसीजेस। अब आप हो गया हाइपरटेंशन, हाई बीपी। हाइपर मतलब हाई और टेंशन में बीपी, तो हाई बीपी हमारा ब्लड प्रेशर जो राइज कर जाता है। अब कुछ लोगों को जिनको ब्लड प्रेशर नहीं पता क्या होता है, तो ब्लड प्रेशर होता है हमारे सिस्टोलिक प्रेशर अपन डायस्टोलिक प्रेशर। हमारी बॉडी में एक हार्ट होता है, उस हार्ट के ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। हमारी बॉडी में एक हार्ट होता है, और वो हार्ट जब पंप कर रहा होता है ना, तो क्या करता है, जब कॉन्ट्रैक्ट करता है रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है रिलैक्स करता है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, तो देखो जब आप उसने रिलैक्स किया तो ब्लड उसके अंदर आएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड उसके ऊपर जाएगा, छोड़ेगा, फिर रिलैक्स करेगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर रिलैक्स करेगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ये रिलैक्स है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट किया मतलब ऐसा पुश किया और ब्लड निकल गया, फिर रिलैक्स किया तो ब्लड अंदर भर गया, फिर पुश किया, फिर वो बाहर निकल गया। तो ऐसे ही होता है सिस्टोल, मतलब द कॉन्ट्रैक्टिव प्रेशर ऑफ द हार्ट बीइंग कॉल्ड एज सिस्टोलिक प्रेशर। जो कॉन्ट्रैक्टिव प्रेशर होता है जैसे हार्ट का, उसे बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, एंड दैट इज नियरली अबाउट 120 mm Hg। ये 120 mm ऑफ Hg यानी कि
mm मर्क्यूरी प्रेशर होता है जो कि बेसिकली मेजर किया गया है और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि 120 mm यानी कि मिलीमीटर ऑफ एच यानी कि इतना ब्लड पंप होता है, मतलब सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन प्रेशर लगता है और वो प्रेशर 120 mm ऑफ एच का होता है। एटमॉस्फेरिक तो नहीं कह सकते इसे, लेकिन ये कार्डिक प्रेशर होता है जो बेसिकली अप्लाई होता है और जैसे ही वो रिलीज होता है तो वो जो रिलीज होता है ना प्रेशर, उस प्रेशर को बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। द रिलैक्सेशन प्रेशर इज नोन एज डायस्टोलिक प्रेशर। जो प्रेशर बेसिकली 80 mm ऑफ एच का होता है यानी कि 80 मिलीमीटर मर्क्यूरियस प्रेशर होता है जो कि बेसिकली साइंटिफिकली प्रूवन है। तो 120/80 की जो वो होती है ना रेशो, उसे बोलते हैं हाई, उसे बोलते हैं बीपी, ब्लड प्रेशर बोलते हैं, यानी कि कितना आपको कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कितना आपको रिलैक्स कर रहा है। अगर आपका बीपी आप मेजर करोगे, अगर ऊपर वाला 120 आया और नीचे वाला 80 आया, मतलब आपका बिल्कुल ठीक है। मान लो 10-20 ऊपर नीचे हो गया, वो भी ठीक है। बट अगर आपका जो हार्ट है वो ठीक से तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा और वो ठीक से डायस्टोलिकली अपने आप को रिलैक्स नहीं कर रहा, किसी एक में प्रॉब्लम आई ना, क्या होगा, आपको जो हार्ट होगा वो चेंज हो जाएगा, हार्ट जो रेट होगा मतलब वो चेंज हो जाएगा। पहले था 120/80, 120/80 की जगह वो हो जाएगा 140/90 या 150/90। तो होगा क्या उससे, उससे होगा ये कि आपका हार्ट बहुत तेजी से तो पंप कर रहा है लेकिन बहुत धीरे धीरे रिलैक्स कर रहा है, बहुत तेजी से पंप कर रहा है, मतलब कि आपके हार्ट में कुछ ऐसा है, आपकी ब्लॉकेज हो रही है आपके हार्ट में, जिसकी वजह से आपका हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट उतनी फास्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन आर्टरीज है ना, वो आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज हुई हुई है ड्यू टू द फैट एक्यूमुलेशन ऑल, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रिलैक्सेशन के चांसेस तब होते हैं वो डायस्टोलिक जब कब होते हैं ना, जैसे कि उसे बोल दिया लो बीपी। लो बीपी मतलब कि वो 120/80 होना था, वो हो गया 90/70, या वो हो गया 100/70, बस कम होना चाहिए, तो 90/70 हो गया। तो उसका मतलब क्या है कि वो ठीक से रिलैक्स नहीं हो पा रहा, मतलब कि उसकी जो वो है ना वेंट्रिकुलर वॉल्व, वो या तो ठीक से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रही, या फिर जो उसकी वॉल्व है वो ठीक से प्रेशर को एक्यूमुलेट नहीं कर पा रही, या फिर सबसे बड़ा रीजन कि उसकी जो कार्डियक मसल्स है वो वीक हो चुकी है, जिसकी वजह से उसे रिलैक्स होने में टाइम लग रहा है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है उसमें लो बीपी हो सकता है। लो बीपी मतलब आप ठीक से कुछ खा नहीं रहे, आपकी जो ब्लड वेसल्स है वो कम है और आपकी मतलब बढ़ रही है, वो ब्लड वेसल्स फूल रही है और क्या हो रही है कि आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो कम हो रहा है, इसका मतलब आपके अंदर ब्लड की कमी हो रही है, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो धीरे से रिलैक्स कर रहा है लेकिन बहुत तेज प्रेशर एक्यूमुलेट कर रहा है, तो वो होगा कि धीरे से कॉन्ट्रैक्ट धीरे से रिलैक्स, तो उसे बोलते हैं लो बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर। डायबिटीज की अगर हम बात करें, मीठा ज्यादा हो जाना, इंसुलिन ठीक से काम न करना, जिसकी वजह से क्या होता है आपका ब्लड शुगर लेवल इम्बैलेंस हो जाना, कभी ज्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है। ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेज, हार्ट रिलेटेड और उससे वेसल्स होती है ना, आर्टरीज वेन्स एंड कैपिलरीज, उसके रिलेटेड जो डिसीज होते हैं उसे बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेज। मस्कुलोस्केलेटल डिसीजेज, सब नाम में होता है, मैंने आपको पहली वीडियो में बता रखा है। मस्कुलर मतलब मसल से रिलेटेड, स्केलेटल मतलब स्केलेटन से रिलेटेड, मतलब कि जो स्केलेटन और मसल्स के बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसे बोलते हैं मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स। ठीक है। जो स्मूथ मसल्स और स्केलेटल मसल्स के बीच का जो कॉम्बिनेशन है ना, जो हमारे मूवमेंट में हेल्प करता है। अब मैं ये हिल रहा हूँ, ये मैं हिल रहा हूँ, मेरी मसल जो है वो प्रेशर लगा रही है और वो प्रेशर क्या अप्लाई करेगा, स्केलेटन को सपोर्ट करेगा हिलने में, मूव करने में। ठीक है। ये देखो, ये मेरी बोन है, ये बोन है और ये बोन हिल रही है। अब ये हिल तो रही है लेकिन क्या हो कि मैं इसे बोन को निकाल दूं तो क्या बोन ऐसे रहेगी? बिल्कुल भी नहीं रहेगी। मसल्स अगर डैमेज होगी, लिगामेंट डैमेज होगी, तो आपने देखा होगा कुछ पेशेंट्स के यहाँ पे फ्रैक्चर हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे उनकी जो लेयर, यहाँ पे जो नर्व्स हैं उसकी, या फिर जो मसल्स हैं वो डैमेज हो चुकी है, जिसकी वजह से बोन्स को सपोर्ट नहीं आएगा, जिसकी वजह से हमारी बोन्स ठीक से काम नहीं कर पाएगी। तो बोन्स भी होनी बहुत जरूरी है और मसल्स भी होनी बहुत जरूरी है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जो नर्व से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं, जो न्यूरोलॉजी से रिलेटेड होते हैं, जो कि बेसिकली ब्रेन से रिलेटेड होते हैं। ठीक है। मेंटल डिसऑर्डर्स जिसे हम बोलते हैं। दिस इज द वन ओनली टाइप ऑफ पेंडेमिक बीन एक्सपेक्टेड दैट इज गोइंग अप इंस्टेड ऑफ गोइंग डाउन। यही एक ऐसा डिसीज या फिर ऐसा पेंडेमिक बन रहा है जिसकी वजह से, कोरोना ही नहीं है, एक पेंडेमिक बहुत है। डायबिटीज पे मैंने एक वीडियो बना रखी है, जाके चेकआउट जरूर करना। ठीक है। अच्छा, और मैं क्या कह रहा था कि आप ओबेसिटी के ऊपर ज़रूर रिसर्च करना, मैंने इस वीडियो में बता रखा है। आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगी, मैं हूँ आपके लिए रिसर्च करने के लिए, आपको बस मेरी वीडियोस को सपोर्ट करना है, मेरी वीडियोस को देखना है। द मेन कॉज ऑफ ओबेसिटी इज लॉन्ग टर्म इम्बैलेंस बिटवीन द कंज्यूम कैलोरीज। जो ओबेसिटी का मेन कॉज है वो है इम्बैलेंस बिटवीन द कंज्यूम कैलोरीज, जितनी कैलोरीज आप कंज्यूम कर रहे हो और जितनी कैलोरीज आप स्पेंड कर रहे हो, उन दोनों के बीच का इम्बैलेंस बोलते हैं ओबेसिटी।
आपने कैलोरीज खा ली, आपने 5 आलू के पराठे खा लिए, उनमें से आपने एनर्जी, आप चल फिर नहीं रहे, बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो क्या होगा, वो कैलोरीज आपके अंदर ही रहेगी, फैट बनेगी और जो मोटापा आएगा उसी को ओबेसिटी बोलते हैं। अगर आपने वो वॉक करने में या फिर कोई मूवमेंट्स करने में स्पेंड किए होते हैं एनर्जी के थ्रू, तो क्या होता है, वो बैलेंस होता है ना, और बैलेंस रेशियो की वजह से आपको ओबेसिटी ना होती। इसलिए होता है कि एक्सपेंडेड कैलोरीज और कंज्यूम कैलोरीज का रेशियो जो होना चाहिए वो इक्वली या फिर बैलेंस्ड होना चाहिए। द लॉन्ग टर्म सफरिंग फ्रॉम ओबेसिटी कैन बी डिटरमिनेंटल फॉर हेल्थ। जो लॉन्ग टर्म सफरिंग है ओबेसिटी की, वो डेट्रीमेंटल यानी कि बहुत नुकसानदायक साबित हो सकती है फॉर हेल्थ, रिजल्टिंग इन शॉर्ट लाइफ स्पैन, कि आपकी जल्दी डेथ हो सकती है या फिर आपकी जल्दी क्या हो सकती है, डिसीजेज हो सकती है आपको बहुत सारे, यानी कि आप काबू में हो, आप डिसीजेज के काबू में हो, अपने आप को प्रोटेक्ट करिए, एक्सरसाइज करिए, ठीक है। बॉडी मास इंडेक्स की अगर हम बात करें, बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, बॉडी मास इंडेक्स रेशियो क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स होता है, नाम से भी चल रहा है, बॉडी मास इंडेक्स, मतलब कि ऐसा रेशो जो आपका बॉडी का वेट है ना, आप जाओ अभी वेइंग मशीन पे वेट करो अपना, अभी वीडियो के बाद जाना, वेट करो अपना, ठीक है, और हाइट नाप लो, वेट होना चाहिए किलोग्राम में और हाइट होनी चाहिए मीटर में, ठीक है। आपको मेजरी, आपको बेसिकली उसमें होती है ना फैक्टर इंच, वो फुट और इंचेस में, मीटर में करो, उसे गूगल के हेल्प से कन्वर्ट करो मीटर में, ठीक है। तो उसके बेस पे वेट अपन हाइट करो तो आपका कुछ ये आएगा, आपकी वैल्यू कुछ ये आएगी। अगर आपकी वैल्यू 18.5 है या फिर उससे कम है तो आप अंडर वेट हो। अगर आपकी 18.5 टू 2.5 है तो आप नॉर्मल वेट हो। अगर आपकी 24 टू 29.5 है तो आप ओवर वेट हो, ठीक है। और अगर आपके 30 से ऊपर है तो आप ओबीस हो, और अगर आपके 40 से ऊपर है तो आप स्वेयरली ओबीस हो, मतलब हद पार हो जाती है, ठीक है। देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेवलेंस इन द सोसाइटी रिगार्डिंग ओबेसिटी। ओबेसिटी के बहुत केसेस आ रहे हैं सामने। ओबेसिटी क्या है, सफरिंग फ्रॉम दिस डेडली डिसीज इन द लास्ट 50 ईयर, पिछले 50 साल में सब सहारन एरियाज, अफ्रीका, श्रीलंका, इंडोनेशिया, ठीक है, सब सहारन एरियाज एंड अफ्रीका को छोड़ के, ऑल्सो इन श्रीलंका, इंडोनेशिया, सुडान, सिंगापुर एंड डजीबोटी, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, हमारी जो ये ओबेसिटी लेवल्स हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। अपकमिंग ट्रेंड बताता हूँ मैं आपको, फ्यूचर देखना है आपको नहीं। The upcoming trends and studies forecast research that upcoming generation till 2030, 51% जो पॉपुलेशन है वो 2030 तक क्या हो जाएगी, मोटापे का शिकार हो जाएगी, ओबीस हो जाएगी। अब आप कहोगे कि हम तो एक्सरसाइज करते हैं, वो कोई बात नहीं है, पर आजकल का जो खाना है, जो जंक फूड है, जो बिना एक्सरसाइज के कंफर्ट जोन है, बेड पे बैठे बैठे सारा काम हो रहा है, डिलीवरीज वगैरह, तो इससे क्या होता है, हमारे चलने फिरने की आदत कम हो चुकी है, जिसकी वजह से हमारी ओबेसिटी होगी ही होगी। द मॉडल एस्टिमेट्स अ मच लोअर ओबेसिटी प्रेवलेंस ऑफ 42%। जो मॉडल है वो 42% से भी कम का लोअर ओबेसिटी कंटेंट डाल रहा है, और स्वेयर ओबेसिटी परसेंट ऑफ 11%, कुछ 11% पॉपुलेशन जो होगी वो बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा मोटी हो जाएगी, और जो लोअर ओबेसिटी प्रेवलेंस है 42% तक ओबीस हो जाएंगे लोग, 42% पॉपुलेशन जो होगी वो ओबेसिटी के दायरे में आ जाएगी, मतलब मोटी हो जाएगी बहुत ज़्यादा, उनकी हाइट छोटी होगी लेकिन बहुत ज़्यादा मोटी होगी, ठीक है। If obesity were to remain at 2010 level, या अगर obesity जो है वो 2010 लेवल तक ही थी ईयर्स तक, the combined saving in medical expenditure over the last 2 decades would be $549.5 बिलियन डॉलर्स। तो अगर हम 2010 तक की obesity लेवल्स की बात करें तो जो ट्रीटमेंट में खर्चा है मेडिकल एक्सपेंडिचर्स का, दो यानी कि 20 साल तक, तो वो क्या है, वो है 549.5 यानी कि $550 बिलियन, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू वेरियस स्टैटिस्टिकल की बात करें, आपने कहा कि आपने बता तो दिया, हम कैसे यकीन करें, तो अब आप यकीन करोगे ना। अकॉर्डिंग टू वेरियस स्टैटिस्टिकल डाटा ऑफ 2017-18, जो नेशनल हेल्थ एंड नेचुरल एग्जामिनेशन सर्वे यानी कि NHANES ने जो रिसर्च की थी, उसके बेस से पता चला कि हर 3 में से एक जो एडल्ट है ना, यानी कि 18 से ऊपर साल का, वो ओवरवेट है, यानी कि 30.7% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो क्या है, ओवरवेट है। दो हर 5 इंसान में दो जो इंसान है वो क्या है, ओबेसिटी के लेवल पे है। अब आप कहोगे ये क्या है, ओवरवेट, ओवरवेट मतलब जो हल्का सा मोटा है, नॉर्मल से हल्का मोटा, ओबेसिटी मतलब जो हद वाला मोटा, और स्फीयर ओबेसिटी मतलब जो हद से भी ज्यादा मोटा, ठीक है। मोटा वर्ड आप बार बार हर्ट मत होना, मैं किसी को नहीं मोटा कह रहा, देखो सबको अपना अपना पता होता है। आपको बस क्या करना है, आपको मेरी बात ध्यान से सुननी है, ये जैसे अवेयरनेस वीडियो है, आपको कुछ नहीं करना, मैं किसी को ना हर्ट कर रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ, कोई पतला नहीं है कोई मोटा नहीं है, आपको बस मैं बता रहा हूँ कि क्या करना चाहिए और किस बेस पे करना चाहिए। जो आपको एक्सरसाइज नहीं करनी मत करो, आपको अगर दवाइयाँ नहीं खानी, मेडिसिन नहीं खानी मत खाओ, कौन कह रहा है दवाइयाँ खाने को। मैं इस वीडियो में बिल्कुल नॉर्मल बात करूंगा, ठीक है। Nearly 1 in 3 adults, 30.7, are overweight.
मोर देन 2 इन 5% यानी कि 42.4% ओबेसिटी के लेवल पे है। और हर एक 11 में से एक इंसान यानी कि 9.2% जो है वो स्वेयर ओबेसिटी मतलब हद से ज्यादा फैटी हैं। अकॉर्डिंग टू 2017-18 2017-18 का जो रिपोर्ट है NHA-NES का, वो बताती है कि अगर बच्चों की बात करें तो हर 6 में से एक बच्चा या फिर 18 साल का बच्चा, उसमें से 16.1% जो है वो ओवरवेट है, 19.3% जो है वो ओबेसिटी के लेवल पे है और 6.1 जो है वो स्वेयर ओबेसिटी के लेवल पे है। ये कुछ रिपोर्ट से, ठीक है, आप देख सकते हो कि ओबेसिटी आज कितने हद तक है। ग्रीन बॉक्सेस देखो कितने हद तक लग रही है ओबेसिटी। मैन, वुमेन और यूथ सबके अंदर बिल्कुल कॉमन है ओबेसिटी आज के टाइम पे। और ये देखो ओवरवेट तो कुछ ही है, स्वेयर ओबेसिटी के भी कुछ ही है, लेकिन ओबेसिटी तो हद हो गई मतलब। और यही ओबेसिटी आगे जाके स्वेयर ओबेसिटी में कन्वर्ट हो जाएगी अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो, ठीक है। ओबेसिटी एक ऐसा रूट कॉज है जो आपको, एक जड़ है, जड़ समस्या की जड़, जो कि आपको टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस यानी कि इंसुलिन जैसे इंजेक्शंस खाने के लिए मजबूर कर सकती है, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस के चांसेस बढ़ा सकती है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम यानी कि आपके मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करने की बजाय वीक करेगी, और आपके अंदर गैस्ट्रिक सिंड्रोम हो सकते हैं, कैंसर हो सकता है, क्रोनिक किडनी डिसीज, आपके अंदर किडनी डिसीज हो सकते हैं, हाइपरलिपिडेमिया हो सकता है। हाइपरलिपिडेमिया मींस आपकी बॉडी में लिपिड कंटेंट का हाइपर हो जाना, यानी कि आपकी बॉडी में थिकनेस बढ़ जाना, आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बहुत ज्यादा थिक हो जाएगी, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा और आप जो है ठीक से सांस नहीं ले पाओगे। ऊपर से क्या होगा, आपकी बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स के बीच में ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, जिसकी वजह से आपके बॉडी में क्या होगा, सेल सिग्नलिंग जो है वीक हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके रिफ्लेक्सेस वीक हो जाएंगे और आपके बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ, जो सिंपल भाषा में बताऊं, आपका अपनी बॉडी से कनेक्शन लूज हो जाएगा और आप ना अपनी बॉडी को सिग्नल नहीं दे पाओगे। मतलब मैं ये नहीं है कि आप सिग्नल दे नहीं पाओगे, दे पाओगे, लेकिन आपकी बॉडी जो है हद से ज्यादा मोटी हो जाएगी, जिसकी वजह से आप ही को प्रॉब्लम आएगी, आपकी बॉडी ठीक से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं कर पाएगी। ये सब चीजें करने में भी आपको बहुत मेहनत लगने वाली है। हाइपोटेंशन, हाई बीपी हो जाएगा, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज, एक होता है फैटी लिवर अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज जो अल्कोहल पीने की वजह से होता है, लेकिन एक होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज जो जंक फूड, फैट फूड, लैक ऑफ एक्सरसाइज, बेड पे बैठे रहने की वजह से होता है। मैं भी देखो बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, अब आपको बेड पे थोड़ा बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते, लेकिन मैं बैठ के प्रेफर करता हूँ बनाना, क्योंकि मेरी कमर जो है वो सीधी रहे और आपके साथ मेरी इंटरेक्शन बनी रहे, ठीक है। सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर, मैंने कहा ना आपको कैंसर हो सकता है, इसमें कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा मैं आपको, सब बिल्कुल रिपोर्ट्स के अनुसार है। और जो मैं बताता हूँ वो सारे के सारे आप क्लियर सुनो और कमेंट करते रहो। कमेंट आते हैं ना तो अच्छा लगता है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जब एक एक सब्सक्राइब बटन बढ़ता है ना तो मजा आता है कि क्या बात है, कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं। आप सभी सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा, जल्दी करो आप सपोर्ट प्लीज। सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर एक तो दबाना होता है, फ्री का है, फ्री कर दो, फ्री कर दो, कर दो, तो सोचो मत। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बिल्कुल आपको स्लीपिंग में प्रॉब्लम आएगी, इंसोम्निक कंटेंट आपका कम हो जाएगा, आपका इंसोम्निया बढ़ जाएगा, स्लीपिंग कंटेंट कम हो जाएगा, इंसोम्निया बढ़ जाएगा, स्लीपिंग कंटेंट कम और इंसोम्निया ज्यादा। इंसोम्निया मतलब नींद की बीमारी, आपको नींद नहीं आएगी, ठीक है, जिसकी वजह से होगा क्या, आप नींद की दवाइयां ले लेके तंग हो जाओगे। इसलिए आप क्या करो, अभी आपसे एक्सरसाइज करना शुरू कर दो। आपको मेरे को एक्सरसाइज नहीं आती, या फिर मैं बेड पे बैठा रहता हूँ, या फिर अब मैं इतना हो चुका हूँ कि मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता, अब भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में एक ऐसी चीज बताऊंगा कि आप खुश हो जाओगे कि बेड पे बैठे बैठे एक्सरसाइज कैसे करें। मैंने एक वीडियो बना रखी है इस पे कि बेड पे बैठे बैठे एक्सरसाइज कैसे करें, आपको भी पता चलेगा कि बेड पे बैठे बैठे एक्सरसाइज कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। अरे दीपक अग्रवाल है ना, मैं बताऊंगा, मैंने आपको कर करके दिखाई है उसमें एक्सरसाइज। आप बस क्या करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आप दीपक अग्रवाल सपोर्ट करोगे ना, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। क्यों, क्योंकि बिल्कुल फॉल्स इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं दूंगा मैं आपको, सब ट्रू इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको, और ये चैनल बिल्कुल एक्यूरेट है आपके लिए, ठीक है। ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड डिप्रेशन, ना मैं तो घुमा फिरा के बात करूंगा, मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि आपके बॉडी में जो बोन की जो इन्फ्लेमेशन होगी ना, इन्फ्लेमेशन ऑफ बोन कहते हैं, ऑस्टियो मींस बोन, अर्थराइटिस मींस इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। जो आपके बोन रिलेटेड जॉइंट्स होते हैं ना, जो आपके कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स हो गए, आपके डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स हो गए, जो स्केलेटल होते हैं, वो बेसिकली क्या करते हैं, फूल जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी जो है फूली हुई लगती है और आपकी बॉडी ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी सेल सिग्नलिंग पाथवे यानी कि आपकी जो नर्व का कनेक्शन होता है ना, आपको पिंच किया, आपके दिमाग में सिग्नल पहुंचा और आपने कहा छोड़ो मुझे, मेरे को दर्द हो रहा है। वो दर्द कैसे हुआ, वो दर्द हुआ आपके सिग्नलाइजिंग पाथवे के थ्रू, मैंने अपने शॉर्ट्स में समझा रखा है, जाके सब्सक्राइब करिए, ठीक है। ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड डिप्रेशन, डिप्रेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा मैं अभी कि आपको डिप्रेशन से कैसे क्योर होना है बिना मेडिसिन के, ठीक है, ठीक है। अभी करेंगे सेवरल सिम्टम ऑफ ओबेसिटी। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं ओबेसिटी के, आपको कैसे पता चलेगा, ये थोड़े ना सामने वाला इंसान मोटा है तो कुछ भी कह दोगे, नहीं। आप देखो ओबेसिटी के सिम्टम क्या हो सकते हैं, एक्सेसिव फैट डिपोजिशन ऑफ द बॉडी, ठीक है, बॉडी के अंदर एक्सेसिव डिपोजिशन हो जाना, टायर्डनेस एंड फटीग,
आपकी बॉडी के अंदर फटीगनेस यानी कि कमजोरी आ जाना, आपकी बॉडी के अंदर क्या हो, आपकी बॉडी के अंदर मोटापा बढ़ जाना, आपकी बॉडी के अंदर थकावट हो जाना, आपकी बॉडी के अंदर क्या हो, आपकी बॉडी के अंदर आप समझ सकते हो फटीग मतलब कि वीकनेस यानी कि एनर्जी की लैकनेस। फैटी लिवर, फैटी लिवर आपका जो लिवर है वो बेसिकली डाइजेशन फैट के थ्रू क्या हो, फैट के थ्रू वो आपकी बॉडी में क्या करे, जमने लग जाए, जिसकी वजह से आपको जो फैट है वो लिवर को क्या करे, अफेक्ट करना शुरू कर दे, जिसकी वजह से क्या हो, आपकी बॉडी क्या है वो फैटी लिवर यानी कि आपकी जो लिवर के आगे अगेंस्ट जो लेयर्स हैं वो क्या हो, फैट से डिपोजिशन से भर जाए, जिसकी वजह से आपका लिवर जो है वो ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाएगा और आपकी बॉडी जो है वो डेड यानी कि आपकी बॉडी जो है वो फैटी हो जाएगी और एक हद तक क्रिटिकल केसेस में आरओएस की डिपोजिशन की वजह से मैंने बताया हुआ, अभी हम मैकेनिज्म पे आएंगे। आरओएस की डिपोजिशन की वजह से क्या हो, आरओएस की डिपोजिशन की वजह से आपकी बॉडी जो है वो क्या हो जाएगी, आपकी लिवर की वजह से फैट हो जाएगी और आपकी बॉडी जल्दी क्या करेगी, आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम आने लग जाएगी। अब डाइजेशन में प्रॉब्लम आने लग जाएगी, ये देखो इंडाइजेशन हो जाएगा, इंडाइजेशन हो जाएगा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाएगी, ये देखो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम लाइक स्टमक पेन, सब कुछ इंटरलिंक्ड है। आप इस चैनल पे समझोगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, और कुछ नहीं समझ में आएगा तो बोल देना मुझे, मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। वार्मथ इन बॉडी, आपकी बॉडी में होमोस्टैसिस कंटेंट इम्बैलेंस होने लग जाएगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर वार्मथ आनी शुरू हो जाएगी, लॉस ऑफ एपेटाइट, आपको कम से कम भूख लगेगी क्योंकि आपके अंदर ग्लिसरॉल कंटेंट और ग्लूकोज कंटेंट इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अब आपको भूख ही नहीं लगेगी देर देर तक, ठीक है। अराइजिंग ऑफ वेरियस डिसीज लाइक हाई बीपी, मैंने आपको बता दिया, हाई बीपी, हाइपरलिपिडेमिया, डायबिटीज मेलिटस जैसे काफी डिसीज हो जाएंगे। और अगर आपकी बॉडी में अचानक से अचानक ये डिसीज ले रहे हैं कि एकदम से हाई बीपी हो गया, हाइपरलिपिडेमिया हो गया, डायबिटीज मेलिटस हो गया, समझ जाना कि ओबेसिटी के कारण हो सकता है। आप एक बार चेकअप कराना अपना, ओबेसिटी अगर निकलेगी तो आप अभी से एक्सरसाइज या फिर अपनी बॉडी में जो मैं अभी आपको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बताऊंगा उसके बेस पे आप क्या करोगे, ठीक हो जाएगा अपने आप। आयुर्वेदा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बॉडी पे, कोई आयुर्वेदिक दवाई नहीं खानी, कुछ नहीं खाना। सच्ची शुक्र है। मैं आपको बताऊंगा ना क्या करना है क्या नहीं, आप बस सुनना, इसे लास्ट तक सुनना, ठीक है। और हाँ, शेयर प्लीज जरूर करना। आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा तो किसका सपोर्ट मिलेगा मुझे, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ठीक है, बॉडी में डिफिकल्टी होना, बॉडी में क्या होना, बॉडी में ब्रीदिंग नहीं होगी। अब आपको ब्रीदिंग कैसे नहीं होगी, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम थोड़ा ना है। देखो कैसे हमारी बॉडी जो है वो हमारी, ये हमारा स्टमक है, इसके ऊपर क्या डायफ्राम होता है और डायफ्राम के ऊपर क्या होती है, लंग्स होती हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम है, ये डायग्राम ना ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करता है, जिसकी वजह से हमारे जो लंग्स है वो रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन करती रहती है एज पर द डायग्राम कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है। अब क्या हो, ये देखो ये है डायग्राम, ये ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है और नीचे स्टमक है, स्टमक में भी तो मूवमेंट होती रहती है। क्या हो रहा होता है कि आपकी बॉडी जो है वो आपकी बॉडी ना जैसे जैसे स्टमक में क्या करेगी, स्टमक को फूलेगी, स्टमक फूलेगा, फैटी पोजीशन होगी, क्या होगा, डायग्राम जहां नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट करता है वो अब जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू कर देगा, वो ठीक से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक से रिलैक्स नहीं होगा। जल्दबाजी में क्या होगा, जो आपकी जो लंग्स है ना वो भी जल्दी जल्दी रेस्पिरेट करेगी, तो वो ठीक से अपने सांस को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, जिससे आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिससे आपको टायर्डनेस हो जाएगी, आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन नहीं आएगी तो आपको रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होगी, आपकी बॉडी के अंदर डायफ्राम ठीक से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं करेगा तो कम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, कम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनिंग या फिर आपकी बॉडी में ब्रीदिंग की डिफिकल्टी भी हो सकती है, ठीक है। अब हम इसके मैकेनिज्म पे आए, चलिए मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो ओबेसिटी का मैकेनिज्म क्या है, हम समझते हैं कि जब भी हम कुछ खाना खाते हैं ना उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, सप्लीमेंट्स होते हैं जो जिम में खाते रहते हैं, या वेरियस सिंथेटिक एमल्सिफायर्स होते हैं, ठीक है। अब क्या है, आपको कोई खाना छोड़ दें, अब देखिए ना, ये जो मैगी खाते हैं, ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ फूड खाते हैं, ये जो बाहर का जंक फूड खाते हैं, क्या होता है इनमें, इनमें आप देखना पीछे पलट के सिंथेटिक इमल्सिफायर ना निकले तो नाम बदल देना, प्रिजर्वेटिव्स, सिंथेटिक कलर्स और इमल्सिफायर्स, कितने सारे केमिकल्स होते हैं जो कि बेसिकली आपके बॉडी में आरओएस जनरेट करते हैं। अभी बताऊंगा मैं आपको कि आरओएस क्या होता है, ठीक है। जब भी आप खाते हो क्या होता है कि आपके बॉडी के अंदर क्या होता है, फैट डिपोजिशन लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से होता क्या है कि आपके स्टमक कवर हो जाता है फैट डिपोजिशन लेयर से, आपका लिवर जो है वो कवर हो जाता है जिसे आप फैटी लिवर बोलते हो। एडिपोसाइट्स, आपकी बॉडी के अंदर जो फैट सेल्स होते हैं उनके अंदर फैट एक्यूमुलेशन ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में ग्लिसरॉल कंटेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आप ठीक से रेस्पिरेट नहीं कर पाते, आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी की डिपोजिशन कम होने लग जाती है, एनर्जी बनेगी नहीं ठीक से। अब आपको कोई खाना तो हम ज्यादा खा रहे हैं तो डिपोजिशन क्यों नहीं होगी, एनर्जी क्यों नहीं बनेगी। मैं आपको बताऊं, एनर्जी जो है वो बेसिकली बनती है एज पर द प्रॉपर बैलेंस डाइट खाने की वजह से, जो न्यूट्रिएंट्स आपको न्यूट्रिशन दे सकते हैं वो क्या आपकी हेल्प करेंगे, मैगी जैसे न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। अब मैं स्पेशली मैगी को नहीं बोल रहा, जितना भी जंक फूड है जो बाहर का आप खाते हो खाना, वो क्या है, वो आप अपने मम्मी पापा से पूछना वो क्यों नहीं खाते,
क्योंकि वो जान चुके हैं कि उन सब के अंदर मैदा होता है। मैदा भी क्या होता है, उनके अंदर केमिकल्स होते हैं, हार्श केमिकल्स, जो कि बेसिकली क्या होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर डिपोजिशन होने की वजह से हमारे सेल्स को खराब करती हैं, हमारे एंजाइमेटिक कंटेंट को इम्बैलेंस करती हैं और तो हमारे पीएच लेवल को डिस्टर्ब करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में इंडाइजेस्टिव गैसेज, इंडाइजेशन, टॉक्सिक गैसेज की एक्यूमुलेशन होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो काफ़ी हद तक क्या होगी, आपकी बॉडी जो है वो काफ़ी हद तक इम्बैलेंस होनी शुरू हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, हाईजैक हो जाएगी। आप प्लेन चला रहे हो, आपको किसी ने हाईजैक कर लिया, प्लेन चला पाओगे? नहीं चला पाओगे ना। बस वैसे ही कि अगर आपकी बॉडी है और उसे हाईजैक कर लिया, क्या आपकी बॉडी चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। बस वैसे ही होता है इस केस में। अब आपको भी होता क्या है, तो देखो होता ये है कि इसके अंदर जो न्यूट्रलाइजिंग न्यूट्रिएंट सिग्नलिंग पाथवे होते हैं, फिर एडिपोसाइट्स होते हैं डाइजेशन के लिए, वो बेसिकली क्या होता है, इंबैलेंस हो जाते हैं और वहाँ पे एंजाइमेटिक कंसंट्रेशन के चेंजेस आने लग जाते हैं, पीएच लेवल भी मेंटेन नहीं रहता, जिसमें मैंने आपको बताया अभी अभी। द रीसेंट रिसर्च शोड दैट फूड रिसर्च सोर्सेज एंड इक्विपमेंट मैटर अ लॉट ऑफ वेट। आप जो खाते हो पूरा दिन आप कुछ ना भी करो, कोई कुछ नहीं कहता आपको, लेकिन आप खाना पीना तो ठीक से खाओ। खाना पीना ये ठीक से खाने का मतलब ये नहीं है कि पूरा दिन कुछ नहीं खाया और शाम को मैगी बना ली। नहीं, ऐसा नहीं होता। या पूरा दिन कुछ नहीं खाया, शाम को मंगा लिए मंचूरियंस, हक्का नूडल्स। नहीं, थोड़ा-थोड़ा डाइट्स खाते रहो। कभी फ्रूट खा लिया, कभी चपाती खा ली, कभी अब मैं राइस को तो प्रेफ़र नहीं करता, बट राइस भी अच्छी बात है, राइस भी खा सकते हो आप, ऐसी कोई बात नहीं है, बट उससे वेट गेन होता है, तो कम खाना चाहिए, ठीक है? और सबसे बड़ी बात, व्हेन वी ईट मच लार्जर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फूड देन द डेली डाइट, हम अपने रोज का आप 2 खाते हो, आप रोज के आप 2 फुलके खाते हो, लेकिन आपने अगले दिन 3 खाए, अगले दिन 4 खाए, अगले दिन 5 खाए, कि चलो खा लेते हैं, थोड़ी ज़्यादा भूख लग रही है, अब थकान ज़्यादा हुई काम की वजह से, 3 खा लिया, 4 खा लिया, 5 भी खा लिए। अब उससे होगा क्या? जितना जो रेगुलर अमाउंट में एंजाइम सेक्रेट होता है, वो क्या होगा? उतना काफ़ी नहीं होगा उसके लिए, तो एक दिन ज़्यादा बनेगा, उससे अगले दिन और ज़्यादा बनेगा, उससे अगले दिन और ज़्यादा बनेगा, क्योंकि आपको ज़्यादा कंटेंट चाहिए। अब अगर आप 1 रोटी भी खाओगे ना, एंजाइम में 5 रोटी जितना बनेगा, तो आपकी जो बॉडी होगी वो एंजाइमेटिक इम्बैलेंस की वजह से, पीएच लेवल डिस्टर्ब होने की वजह से क्या करेगी? टॉक्सिक गैसेस बनाएगी, टॉक्सिन्स बनाएगी, जो आपकी बॉडी के अंदर डिपॉजिट होंगी और आपकी जो लिवर है, आपकी जो पैंक्रियाज है, उसमें जाके डिपॉजिट करके उनके सेल्स को खराब करेंगे। ठीक है? पढ़ते हैं इसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ फूड देन द डेली डाइट आर गट बैक्टीरिया एंड एंजाइम इनकॉर्पोरेट विद द न्यूरोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द हाइपोथैलेमस। जो ये एंजाइम इम्बैलेंस होता है और जो गट बैक्टीरिया होते हैं ना, जो हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया, वो बेसिकली क्या करते हैं, हमारे न्यूरोलॉजिकल फंक्शन के साथ इम्बैलेंस करते हैं, यानी कि हाइजैक्शन करते हैं। जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है ना, जो हमारे डाइजेशन को कंट्रोल करता है, हमारे होमोस्टैसिस को कंट्रोल करते हैं। इसमें भी मैं एक वीडियो बना दूंगा कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है। तो उसके बेस पे क्या होता है कि हमारे जो हाइपोथैलेमस है ना, वो हमारी क्रेविंग और सैटिस्फैक्शन, यानी कि हमारी जो जितनी भूख है, आपके सामने पिज्जा आ गया, आपके मुंह में पानी आ जाता है ना, तो कैसे आता है वो? इसी की वजह से आता है, क्रेविंग एंड सैटिस्फैक्शन। सैटिस्फैक्शन मींस भूख लगना, कभी आपको सेटिस्फेक्शन की फीलिंग ना आना। द स्ट्रेंथनिंग गट माइक्रोबायोटा, ये आपके माइक्रोबैक्टीरिया को क्या करती है? स्ट्रेंथन करती है। एंड कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम बीइंग रिलीज्ड इन द मेटाबॉलिज्म, आपकी जो कंसंट्रेशन होती है ना एंजाइम की, वो बेसिकली क्या होती है? मेटाबॉलिज्म के थ्रू रिलीज होती है, दस रिलीजिंग मोर अमाउंट ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस। जो आप खाते हो ना, उससे ना आरओएस जनरेट होता है। अब आप हो गया आरओएस का पहले भी बोला था, लेकिन है क्या? आरओएस मींस रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। जब भी हम कुछ खाते हैं ना, तो ये आरओएस यानी टॉक्सिन्स निकलते हैं हमारी बॉडी में। अब जितना ज्यादा जंक फूड होगा, जितना ज्यादा गंदा फूड होगा, उतना ज्यादा आरओएस निकलेगा। जितना ज़्यादा आरओएस निकलेगा, उतना ज़्यादा वो हमारे ऑर्गन में डिपॉज़िट होगा। जितना ज़्यादा वो हमारे ऑर्गन में डिपॉज़िट होगा, उतना ही वो क्या करेगा? हमारे ऑर्गन्स को डैमेज करेगा, हमारे ऑर्गन्स को इम्बैलेंस करेगा और सबसे क्रिटिकल केसेस में ऑर्गन फेल भी हो सकता है, जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। द स्टडी शोड दैट मोर विल बी द फास्ट फूड कंटेंट, द मोर विल बी द आरओएस रिलीज। जितना ज़्यादा फास्ट फूड आप खाओगे, पहले तो मज़ा आएगा, बाद में सज़ा होगी। आरओएस रिलीज होगा और वो आरओएस आपकी बॉडी में क्या होगा? ट्रिगर होगा और आपके वो ऑर्गन्स को डैमेज करेगा, रप्चर करेगा। और क्या होगा? आपके बॉडी टिश्यूज को डैमेज करेगा, जिसकी वजह से आपको डिसीज हो जाएंगे। और क्या होगा? ऑर्गन फेलियर हो जाएगा। कभी सोचा है आपने कि आपने बाहर का खाना खा लिया, अगले दिन आपको थकावट फील हो रही है, उससे अगले दिन आपको थकावट से बीमारी फील हो रही है, और उस बीमारी की वजह से क्या हो? आप कहोगे कल तो मैं बिल्कुल ठीक था, आज मैं ठीक नहीं हो पा रहा। कहा होगा ना आपने कभी कभी लाइफ में, बहुत कहा है, मुझे पता है, ठीक है? क्या होता है उसकी वजह? उसकी वजह होती है आरओएस। आरओएस आपके इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। आपकी बॉडी में जो डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोब्स एंटर किए हैं, वो आपकी बॉडी को वो वीक करने के लिए इनफ है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है ठीक से रेस्पिरेट नहीं कर पाती, ठीक से आपकी बॉडी में जो एनर्जी है वो ब्रेक डाउन नहीं हो पाती, और जो एनर्जी इम्यून सिस्टम को चाहिए अपने काम करने को, वो एनर्जी उसे नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और आपको हो जाती है बीमारी। आपको बीमारी नहीं चाहिए तो आप फास्ट फूड खाना छोड़ दो। और मैं ये नहीं कहता खाना ही छोड़ दो, कुछ खाओ तो हेल्थी खाओ, कम से कम बाहर जाते हो। अब मेरे को पता है मोस्टली पेरेंट्स या फिर मोस्टली जो बच्चे होते हैं, जैसे हम सब,
सबका क्या डायलॉग होता है, बाहर जा रहे हैं, बाहर तो हम घर का खाना खा नहीं सकते, कहाँ-कहाँ लेके जाएँगे घर का खाना? चलते हैं, बाहर चलते हैं, रेस्टोरेंट्स में चलते हैं, मैकडी चलते हैं, केएफसी चलते हैं, चलते हैं। क्या होगा उससे? उनके अंदर की जो केमिकल कंपोज़िशंस होगी वो बेसिकली बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी। आप वहाँ जाइए ना जहाँ पे अच्छा खाना मिलता है, आपको अच्छा खाना कहाँ मिलता है? मॉल में जाएँगे वहाँ थोड़ी ना अच्छा खाना मिलता है, वहाँ तो यही सब होता है मैकडी, केएफसी। मैं मानता हूँ। बट आप बेसिकली उसके बाद क्या कर सकते हो? रात को आप मेडिटेशन करके सो सकते हो। आप क्या कर सकते हो? रात को टाइम से सो सकते हो। आप क्या कर सकते हो? खाने के बीच में पानी मत पियो। खाने खाया एकदम ही डायरेक्टली उठ जाते हैं। खाने के बीच में नहीं उठना चाहिए, खाने के साथ उठना नहीं चाहिए। खाने से 5 मिनट पहले जितना मर्ज़ी उठ जाओ, खाने के 5 मिनट बाद बिल्कुल नहीं उठना चाहिए। आप हो गए 5 मिनट पहले उठ जाएँ? खाना खाने के 5-10 मिनट बाद बिल्कुल नहीं उठना चाहिए। 5-10 मिनट बाद नहीं, मतलब 5-10 मिनट तक बिल्कुल नहीं उठो। अभी आपने खाना खाया है, 5-10 मिनट बैठे रहो, आपका खाना डाइजेस्ट हो जाएगा, उसके बाद आप खड़े हो जाना। आपका वो खाना तो 4 घंटे तक डाइजेस्ट होता है। आप ये नहीं मानते ना। आप क्या मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि बेसिकली आपको खाना तो 4 घंटे तक डाइजेस्ट होता है, लेकिन आपकी बॉडी में जो डाइजेशन होती है एंजाइमेटिक इम्बैलेंस की वज़ह से वो बैलेंस हो जाती है, जिसकी वज़ह से क्या होता है, अगर आप एकदम से खाना खाते ही उठ जाते हो, तो क्या होता है, या फिर खाने के बाद पानी पी लेते हो, तो जितने भी इन्हीं वो इग्निशन की वज़ह से जो फायर आपकी डाइजेस्टिव फायर जो आपकी बॉडी में अराइज़ हुई है ना, उसकी वज़ह से क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, एक फायर जनरेट हो रही होती है, एक एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन हो रही होती है खाने के बीच में और एंजाइम के बीच में। बट जैसे ही आप पानी पी लेते हो उसके ऊपर या फिर कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लेते हो ना साथ-साथ, तो क्या होता है, उससे जितनी भी गैस है वो सारी की सारी क्या हो जाती है, वो सारी की सारी वो हो जाती है, कंबस्ट हो जाती है, सॉरी, वो सारी की सारी क्या होती है, एक्सटिंग्विश हो जाती है, यानी कि आपकी वो बुझ जाती है। और बुझने की वजह से क्या होता है, जितनी भी रिएक्शंस हो रही होती है उसमें से टॉक्सिन्स निकलते हैं, पॉइजनिंग टॉक्सिन्स, और वो टॉक्सिन्स आपके बॉडी में इम्बैलेंस कर देते हैं, जैसे कि गैस, ब्लोटिंग, इंडाइजेशन, डायरिया, लूज़ मोशंस। इसकी वजह से क्या होता है, वॉमिटिंग। इसकी वजह से आपकी बॉडी में क्या होता है, ये सब डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो रही होती है। बट अगर आप खाने के 5 मिनट बाद उठोगे, 5 मिनट तक नहीं उठोगे, तो उससे क्या होगा, आपके बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस आएँगे और आपकी बॉडी जो है वो पूरे होल एज़ अ होल क्या करेगी, रिलैक्स रहेगी और आपकी बॉडी पूरा दिन एक्टिव रहेगी। तो एटलीस्ट आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, कम से कम ये तो कर सकते हो ना कि खाने के बीच में पानी मत पियो और खाने के एकदम से 5 मिनट तक ना उठना, ठीक है? 5 मिनट तक ना उठना खाने के, 5 मिनट बाद उठ सकते हो, ठीक है? देयर आर वेरियस कॉजेज़ ऑफ ओबेसिटी दैट कुड बी, हाँ, देयर आर वेरियस कॉजेज़। ओबेसिटी क्यों होती है? लैक ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज ना करना, ओवर ईटिंग, नहीं आज तो 4 फुलकों का मन है, आज तो 4 ही खाऊँगा, फिर कल 5 फुलकों का मन है 5 खाऊँगा। नहीं खाया जा रहा, फिर भी ज़बरदस्ती खा रहे हैं, ओवर ईटिंग। भई जब जितना एंजाइम बन रहा है आप उतना ही खाना खाओगे तभी इक्वल वो होगा ना, जितनी भूख है उतना ही खाओगे तभी तो अच्छा लगेगा आपको। आपको भूख नहीं है लेकिन फिर भी आप खाए जा रहे हो, उतना तो एंजाइम ही नहीं है, तो वो खाना जाएगा कहाँ? वो खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा, फिर कच्चा रह जाएगा। वो कच्चा खाना हमारे अंदर ग्लिसरॉल की फॉर्म में या फिर ग्लाइकोलिपिड्स के फॉर्म में कन्वर्ट होके, फैट्स की फॉर्म में कन्वर्ट होके हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो जाएगा और क्या होगा? इम्बैलेंस क्रिएट करेगा एंजाइम्स में, क्योंकि जो पिछला खाना है वो तो डाइजेस्ट नहीं हुआ, लेकिन जो आप दूसरा खाना है वो खाए जा रहे हो, तो उससे क्या होगा, वो खाना अंदर ही अंदर पॉइज़निंग फॉर्म में टॉक्सिन्स रिलीज़ करता रहेगा और वो टॉक्सिन इनफ होंगे आपको बीमार करने के लिए, ठीक है? ऑलवेज़ सिटिंग ऑन बेड, खाने बेड पे बैठे हो, खाना खाना है बेड पे बैठ के, सोना है बेड पे बैठ के, आप लोगों को चेयर पे थोड़ी सो सकते हैं। सोने के लिए बेड पे यूज़ कर सकते हो, खाना खाना है तो बेड पे, बैठना है बेड पे, खड़ा होना है बेड पे, लेटना है बेड पे, सोना है बेड पे। अरे बेड से इतना चिपकोगे तो बेड आपको कंफर्ट ज़ोन बना देगा, इसलिए आपको बेड पे नहीं बैठना चाहिए, आप चेयर पे बैठो। सिर्फ रात को सोने के टाइम आप बेड पे बैठो। आप क्या करोगे? अगर आप खाओगे, पियोगे, जितना मर्ज़ी काम बेड पे करोगे ना, आप देखोगे आपको नींद ना बाकी के कंपैरिज़न में इनकम्प्लीट आएगी। आपको नींद नहीं आएगी ठीक से, क्यों? क्योंकि खाना जब आप बेड पे खाते हो ना, तो आपकी बॉडी डिफरेंट सिग्नल्स रिलीज़ करती है, जिससे आपको पता चलता है कि बेसिकली जो बेड है ना, वो हमारे खाने-पीने सबके लिए यूज़ होता है। और जब आप उसे सोने के लिए यूज़ करोगे ना, तो बेड पे जाते ही आपकी बॉडी जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स रिलीज़ करेगी, स्लीपिंग हार्मोन्स रिलीज़ करेगी पीनियल ग्लैंड में, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो बेड पे बैठते ही समझ जाएगी कि अब स्लीपिंग टाइम हो चुका है, जिसकी वजह से आपको बाकियों के कंपैरिज़न में बहुत अच्छी और बहुत रिलैक्सिंग नींद आएगी, ठीक है? एक तो आपको कभी भी सोते हुए तकिया नहीं लेना चाहिए। तकिया लेने से क्या होता है कि हमारी जो सर्वाइकल कॉर्ड होती है ना, ये जो सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड होती है, वो बेसिकली ठीक से अपने ऑक्सीजन ट्रांसफर नहीं कर पाती स्पाइनल कॉर्ड में, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो बॉडी है वो ठीक से वो न्यूरोलॉजिकल सिग्नल्स को ठीक से वो नहीं कर पाती, एक्सचेंज नहीं कर पाती, ठीक से मूवमेंट नहीं कर पाती आयनिक बैलेंस की, जिसकी वजह से आपको सर्वाइकल पेन और सिग्नलिंग इम्बैलेंस, रिफ्लेक्स एक्शन लो या फिर काफ़ी हद तक टायर्डनेस और फटीग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और ज़्यादातर केसेज़ में नेक पेन भी हो सकता है या फिर बैक पेन भी हो सकता है। बात तो सही है। जेनेटिकल एंड एपिजेनेटिकल चेंजेस, आप जो खाते हो, जो पीते हो, जो भी लाइफ़स्टाइल जीते हो, उसके बेस पे आपको ओबेसिटी हो सकती है। जेनेटिकल हो सकती है कि आपके जीन्स ऐसे हैं जो आपकी डाइजेशन ठीक से नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से आपको ओबेसिटी हो सकती है। लैक ऑफ एंजाइमेटिक कंसंट्रेशन इन जीन्स एंड बॉडी वेट,
जो जीन्स बेसिकली हमारे डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो ठीक से एनकोड नहीं कर रहे, जो एंजाइमेटिक इम्बैलेंस के या फिर एंजाइमेटिक बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो ठीक से सेक्रेट हो रहे और वो जीन ठीक से काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमें ओबेसिटी हो सकती है। ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल इन द लार्ज क्वांटिटी, ये भी बहुत बढ़िया टॉपिक है। अल्कोहल तो पीना ही पीना है, मैंने इस पे भी एक वीडियो बनाई हुई है, अब मेरे चैनल तो चेक करो, ठीक है। ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल इन लार्ज क्वांटिटी, आप जब अल्कोहल पीते हो लार्ज क्वांटिटी में तो उसकी वजह से इतनी ज्यादा आरओएस रिलीज होती है, यू कैन नेवर इवन इमेजिन। जो आरओएस आपके लीवर में डिपोजिशन होकर आपकी बॉडी को फैटी लिवर में या फैटी एसिड में कन्वर्ट करके आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा हद तक हार्मफुल इफेक्ट्स दे सकती है। अब कुछ लोग मानते हैं जो होगा देखा जाएगा यार, एक ही तो लाइफ है, कितना ही जिएंगे डर डर के, अरे डर डर के मत जियो, लेकिन जो लाइफ आपको 100 साल तक जीनी थी वो लाइफ आप 80 या फिर 60 साल में क्यों खत्म करना चाहते हो? आपको लाइफ 100 साल के लिए मिली है, आप अपनी लाइफ को ठीक से यूज करोगे ना तो आप समझ जाओगे कि आपके एंसेस्टर्स इतने लंबे समय तक क्यों जीते थे और आप लोग सिर्फ 60 या 40 की उम्र में क्यों मर जाते हो। आपको हर्ष लगेगा ये, लेकिन ट्रू बी वेरी ट्रूथफुल, मैं से सच बोलूंगा, आप लोग अपने लाइफस्टाइल के लिए बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इंक्लूडिंग मी। मैं किसी को नहीं कह रहा, मैं बहुत लाइफस्टाइल को फॉलो करता हूँ, बिल्कुल ठीक से ब्रेकफास्ट नहीं कर पाता क्योंकि कॉलेज जाना होता है, ठीक से लंच नहीं कर पाता टाइम पे क्योंकि रिसर्च का टाइम होता है तभी लंच करना होता है, एंजाइम्स उसी टाइम पे सीक्रेट होंगे ना जिस टाइम पे भूख लगेगी, लेकिन हमें वेट करना पड़ता है ना रिसर्च के लिए, वो भी अच्छा नहीं है। सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ता है लेकिन हमारी नींद इनकम्प्लीट रह जाती है, रात रात भर होमवर्क करना पड़ता है उससे नींद इनकम्प्लीट रह जाती है। अब आप कहोगे होमवर्क ना करें, करो, लेकिन अपने उस टाइम में करो जहाँ पे आप जल्दी फ्री हो। वीडियो गेम्स वगैरह खेलने से अच्छा है आप अपने काम पे फोकस करो, ठीक है। स्पोर्ट्स ना खेलना, नहीं नहीं आज तो मेरे दोस्त नहीं आए, मैं नहीं स्पोर्ट्स खेलता, क्या होगा उससे, उससे आपकी बॉडी की फिटनेस अफेक्ट होगी और आपकी बॉडी ठीक से काम नहीं कर पाएगी। ईटिंग द फास्ट फूड इन द लार्ज क्वांटिटी, हाँ, बर्थडे फास्ट फूड, एनिवर्सरी फास्ट फूड, सेलिब्रेशन फास्ट फूड। अब आप कहोगे सेलिब्रेशन तो एक चीज होती है जिससे फास्ट फूड नहीं, मतलब जिससे थोड़ा सा सेलिब्रेट करना पड़ता है, क्या हम वो भी ना करें? सेलिब्रेट करिए लेकिन अच्छे खाने के साथ करिए ना, जो फास्ट फूड ना हो, जो हेल्दी फूड हो उससे करें, उससे भी तो हो जाती है। सेलिब्रेशन का मतलब होता है अपनों के साथ सेलिब्रेट करना, ना कि फास्ट फूड के साथ सेलिब्रेट करना। फास्ट फूड तो सिर्फ एक खाने का प्रोसीजर है। अरे वाह, पार्टी करती है, बचपन में देखी थी हमने कोई पार्टी? बचपन में जब आपने पार्टी की, आपकी फर्स्ट पार्टी सैलेड की होती थी, अब बाद में चिप्स की, फिर बाद में कोल्ड ड्रिंक्स की, फिर बाद में पिकनिक्स, फिर बाद में फास्ट फूड, फिर बाद में पिज्जा बर्गर, फिर बाद में ना कुछ। देखिए, आप जितना अपने फास्ट फूड को बंद करेंगे उतना आपकी बॉडी जो है वो हेल्थ में रहेगी, हार्मनी में रहेगी। एब्सेंस ऑफ हेल्दी एनवायरनमेंट लाइक हेल्दी न्यूट्रिएंट, आपकी बॉडी में हेल्दी न्यूट्रिएंट ना होना, पर्टिकुलेट मैटर, डस्ट पार्टिकल से एक्सपोज रहना, सब्सटेंसेस दैट ट्रिगर हाइपोथैलेमस डाइजेस्टिव रीजन, जो आपकी बॉडी को हाइपोथैलेमस डाइजेस्टिव रीजन जो आपको डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस डाइजेस्टिव रीजन को वीक कर देना, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो ठीक से काम नहीं करती। इंटेक रात भर फोन चलाते रहना, जिसकी वजह से आपका हाइपोथैलेमस डिस्टर्ब हो जाता है। इंटेक ऑफ वेरियस ड्रग्स, ड्रग अब्यूज करना लाइक ओपियम, कैनाबिनॉइड्स, जो आपकी बॉडी की गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को इफेक्ट करती है। इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ गट माइक्रोबैक्टीरिया एंड एडिपोसाइट्स, आपकी बॉडी के गट माइक्रोबैक्टीरिया को वीक कर देना क्योंकि आप फास्ट फूड खाते रहते हो। एडिपोसाइट्स आपके जो फैट सेल्स होते हैं जो स्टोर करते हैं, माना कि वो फैट सेल्स स्टोर करते हैं, पर उसको इतना भी तो वीक मत करिए कि उसे फैट स्टोर करते करते उसके अंदर जो लाइसोजाइम्स है वो आपकी बॉडी के जितने भी न्यूट्रिएंट कंपोनेंट्स है वो सारे सारे उसे वीक कर दे, और जितने बचे वो सारे सारे अनहेल्दी बचे, और अनहेल्दी से एनर्जी तो निकलती नहीं। मैं आपको बता दूं, जितने भी फास्ट फूड होते हैं, अब आपको पिज्जा में तो सब्जियां होती हैं, बर्गर में तो सब्जियां होती हैं, अरे भैया सब्जियों से कम होती है, सब्जियां सिर्फ कम होती है उसके अंदर जो फास्ट फूड कंटेंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, उसके अंदर जो आरओएस कंटेंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, उसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। कभी देखिए आपने सॉस कैसे बनती है उसकी? सॉस न्यूट्रिएंट के थ्रू नहीं बनती, केमिकल्स के थ्रू बनती है, इसलिए आपकी वो जो सॉस होती है वो लास्ट टाइम तक स्टोर रहती है, ठीक है। इसलिए आप अपनी बॉडी के थ्रू थोड़ा सा केयरफुल रहें, ठीक है। अब कैटेगरी वन देखें, एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें दो कैटेगरी के लोगों को बांट दिया गया। एक कैटेगरी के लोग थे जिनको ट्रीट किया गया फास्ट फूड के साथ, सिर्फ और सिर्फ फास्ट फूड के साथ, और एक थे जिनको सिर्फ ट्रीट किया गया फ्रेश और हेल्दी फूड के साथ। रिजल्ट पता क्या है? जो फास्ट फूड के साथ ट्रीट किए पतले थे, फिटनेस के थ्रू बिल्कुल फिट थे, ब्रोक लेसनर, गोल्डबर्ग जैसे, लेकिन क्या हुआ, वो भी ओबीस हो गए। लेकिन कैटेगरी टू, जो बहुत ज्यादा हेल्दी, बहुत ज्यादा मोटे, बहुत ज्यादा ओबेसिटी के थ्रू थे, क्या किया, एक्सरसाइज की, फ्रेश और हेल्दी फूड दिया, क्या हुआ, वो भी पतले हो गए, वो भी फिट हो गए। कैसे? बिकॉज कैटेगरी वन के लोगों में लेस आरओएस था, यानी कि जब उनको फास्ट फूड से ट्रीट किया गया, सॉरी ये उल्टा हो गया, लेस लेस आरओएस के साथ, यानी कि ये मोर आरओएस के साथ थे, ठीक है। और इनको क्या हुई, इनको होगी मोर ओबेसिटी, ठीक है, इनको होगी मोर ओबेसिटी। और जो इसमें फ्रेश और हेल्दी फूड था इनका, उसमें क्या थे, उसमें थे, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, लेस आरओएस रिलीज हुआ उसमें, और क्या हुआ,
आप जल्दी से कमेंट करिए कि उसमें लेस ओबेसिटी के चांसेस थे, ठीक है। इट ऑल्सो मैटर्स ऑन द डेली रूटीन ऑफ द पीपल दैट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन मेकिंग वन ओबीस एंड अदर फिट एंड हेल्दी, ठीक है। ये रोज की डेली रूटीन पे भी काम करता है कि जो लोग हेल्दी खाना खाते हैं और हेल्दी रहते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो क्या करते हैं, स्वच्छ जीवन ही स्वस्थ जीवन है। अपनी बॉडी को स्वच्छ रखिए। ओबीस पीपल ऑन द फर्स्ट साइड ऑलवेज बी लेजी। ओबीस जो लोग हैं वो लेजी रहते हैं, कंफर्ट जोन में रहते हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नहीं करते, मूवमेंट्स नहीं करते, फास्ट फूड खाते रहते हैं, प्रिजर्वेटिव एमल्सिफायर खाते रहते हैं इनडायरेक्टली, कोल्ड ड्रिंक्स पीते रहते हैं जिसमें कार्बोनेट्स होते हैं जो आपके ब्लड फ्लो को रोकता है और आपके बॉडी में जो गैसियस पार्टिकल्स हैं वो स्टोर हो जाते हैं। इनकम्प्लीट टू द हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से कॉर्पोरेट नहीं करते, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक को क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। न्यूट्रिएंट सिग्नल सेल सिग्नलिंग पाथवे जो है वो डिस्टर्ब करते हैं, मेकिंग द सिग्नल टू रिलीज मोर सैटिएटी, और आपके बॉडी के अंदर जो भूख है, प्यास है, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको बात करूँ मैं, तो उसके बाद गैस, ब्लोटिंग, इंडाइजेशन, फैट सेल एनलार्जमेंट और न जाने कितने कितने प्रॉब्लम्स हो जाना। क्या आपको ये मंजूर है? बिल्कुल भी नहीं। ये ओवर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज में आते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, इंटरनल टिश्यू डैमेज हो जाता है, मैनी टाइप ऑफ डिसीज एंड ऑर्गन फेलियर इन क्रिटिकल केसेस, ठीक है। हेल्दी पीपल ऑन द अदर साइड, हेल्दी पीपल पता क्या करते हैं, वेल बैलेंस डाइट खाते हैं। वेल बैलेंस डाइट मतलब प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब खाते हैं। अब आपको उसमें फैट्स आ गए, वो खाते हैं रिलीज, वो नेचुरल फैट खाते हैं, वो जो कि आपकी बॉडी में सैचुरेट नहीं होता, वो अनसैचुरेटेड फैट होता है जो आपकी बॉडी में क्या होता है, स्टोर नहीं होता। लेकिन जो सैचुरेटेड होता है यानी कि फास्ट फूड के थ्रू वो आपकी बॉडी में स्टोर्ड रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी जो है वो ठीक से उसके थ्रू कॉर्पोरेट नहीं कर पाती और आपकी बॉडी जो है वो मोटी हो जाती है। अपना डेली रूटीन जो है वो क्या है, ध्यान से सुनिएगा, इसे अपने डेली रूटीन में लगा लीजिए कि डेली रूटीन क्या करते हैं, जल्दी उठते हैं, अपना डे एक्सरसाइज से शुरू करते हैं, मूवमेंट्स के साथ शुरू करते हैं, इम्यूनिटी और हेल्दी रहते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि जो बोल रहा है ये क्या ये खुद भी करता होगा? आई नो कि मैं भी नहीं करता, बट एटलीस्ट मैं नहीं चाहता कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो मुझको देख रहे हैं, जो नहीं भी हैं सब्सक्राइबर्स, उनकी तबीयत खराब हो। मैं तो कर लूंगा, मुझे क्या है, मैं तो करता रहता हूँ ऑफकोर्स। आपको क्या लगता है मैं एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करता? मैं एक्सरसाइज करता था, मैं आगे भी शुरू करूंगा, फिक्र मत करो। मैं टाल नहीं रहा बात को, मैं आगे करूंगा, लेकिन आपको क्या समझना पड़ेगा कि जो मैं बता रहा हूँ, आप इसे दूसरों के ऊपर टालना छोड़ दीजिए कि वो भी नहीं करता मैं भी नहीं करूंगा, मेरा दोस्त नहीं करता मैं भी नहीं करूंगा, अरे वो तो मुझसे ज्यादा मोटा है तो मैं क्या, मैं मतलब हो ही जाऊंगा। अपने आप को झूठ बोलना बंद कर दीजिए। जितना ज्यादा आप अंधेरे में रहेंगे उतना ज्यादा आप गिरते रहेंगे, ठोकर खा के गिरते रहेंगे। लेकिन जितना ज्यादा आप अपने सूरज की रोशनी में रहेंगे उतना ज्यादा विटामिन क्या खाएंगे, जल्दी आप टाइप करिए, जितना क्या 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 होता है, विटामिन डी होता है ना। विटामिन डी जो होता है हमारे बोन्स के लिए बहुत एफिशिएंट होता है। तो एक्सरसाइज करिए, हेल्दी रहिए, कंज्यूम हेल्दी फूड फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड बैलेंस्ड डाइट गेट इजीली डाइजेस्टेड इन द बॉडी, ठीक है। अब बॉडी क्या होती है, बॉडी नीड, अब हेल्दी जो बॉडी होती है उन्हें कम अमाउंट ऑफ सलाइवा चाहिए होता है, कम एंजाइम चाहिए होते हैं, जिसकी वजह से वो कम खाना कम एंजाइम में सेक्रेट वो कर पाए, वो जिसकी वजह से वो कम खाना होता है, कम सलाइवा होता है, कम एंजाइम होता है, जिसकी वजह से हमें कम एनर्जी लगती है उसे ब्रेक डाउन करने में। और वो जो रिलीज होती है, मैंने कहा कम एनर्जी लगती है उसे ब्रेक डाउन होने में, लेकिन एनर्जी जो निकलती है वो बहुत हद तक होती है, बहुत ज़्यादा होती है, लेस टॉक्सिसिटी होती है, जो एडिपोसाइट में इजिली स्टोर हो जाते हैं, रिलीजेज लेस और नील आरओएस, जो ना के बराबरी आरओएस रिलीज करते हैं, जो कि बॉडी में लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। इम्यूनिटी की बात करें तो इम्यूनिटी अच्छी होती है, स्ट्रेंथ अच्छी होती है, और मेक आर लाइफ टाइम ग्रेटर, हमारे लाइफ टाइम को ग्रेट करते हैं। जो लोग पतले होते हैं वो बहुत लंबा जीतते हैं एज कम्पेयर टू जो मोटे लोग होते हैं। अब वो क्या ऐसा थोड़ा ना होता है, मोटे लोग भी बहुत जीतते हैं, ऐसी बात नहीं है, मैं मानता हूँ। लेकिन जो लोग फैट होते हैं उनकी डिसीज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनकी डेथ जल्दी हो जाती है। लेकिन हमें डेथ जल्दी नहीं करनी, हमें पतला होना है, ठीक है। पतला होने का कंपेन शुरू करेंगे आज से। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ मेडिसिन, हाँ। अब वो लोग, हम तो मेडिसिन खा के भी जल्दी हो जाएंगे ठीक, तो हम एक्सरसाइज क्यों करें? या फिर हम तो मेडिसिन खाते हैं, हम तो पतले हो रहे हैं। अरे भैया ध्यान से बताऊँ आपको पीछे का राज उसके, वेरियस टाइप की मेडिसिन। अगर आपको हल्की सी वीडियो अच्छी लग रही है ना तो और को रिकमेंड जरूर करना, उससे आपका ही फायदा होता है और मेरा भी फायदा होगा, जिसकी वजह से मुझे और सब्सक्राइबर और फैमिली मिलेगी। या आपकी दीपक अगर फैमिली तो है तो आपको इतना आगे बढ़ाएगी, आपको भी ग्रो करने में हेल्प करेगी, मेरे को भी ग्रो करने में हेल्प करेगी। अगर मुझे मेरी सब्सक्राइबर फैमिली मिल जाती है तो फिर मुझे और क्या चाहिए, है ना। Orlistat, phentermine, they are used as anti-obesity medicines जो ओबेसिटी को क्योर करती है। पर ध्यान से सुनना, क्योर करती है, ट्रीट नहीं करती। देखो इसमें दोनों में फर्क है। Whereas लोरकेज़रिन एंड फेंटरमाइन, टोपिरामिड, ये सब क्या है, अप्रूव्ड है पर्पस के लिए। अब इनकी सच्चाई बताऊं, साइड इफेक्ट्स क्या हैं? ओरलिस्टैट के साइड इफेक्ट्स हैं, दे हेल्प टू रिड्यूस फैट एब्जॉर्प्शन, वो फैट एब्जॉर्प्शन को सिर्फ रिड्यूस करती है, और जैसे ही आप वो तो खाना छोड़ दोगे वो फिर से आपको फैट शो करना शुरू कर देगी। मतलब जब तक आप मेडिसिन खा रहे हो तब तक बल्ले बल्ले, जैसे ही मेडिसिन छोड़ दी
तब तो थले थले मतलब बिल्कुल आप मतलब ना गिर जाओगे इन द सेंस आपकी बॉडी फिर सीधा डाउन आ जाएगी, जीरो पे आ जाएगी। ठीक है, साइड इफेक्ट्स है, आपको स्टमक पेन होगा क्योंकि वो आपकी जो म्यूकस लेयरिंग की जो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन है स्टमक की वो इम्बैलेंस करेगी, जिसकी वजह से आपकी स्टमक पेन की म्यूकस लेयर है वो डिजेनरेट होनी शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो अफेक्ट आना शुरू हो जाएगा आपकी बॉडी पे। ऑयली स्टूल यानी कि आपका जो स्टूल है, आपका जो फैट है, आपको जो ये जब आप वॉशरूम जाते हो, फ्लैश जाते हो, तो आपको जो वेस्ट मटेरियल निकलता है वो वेस्ट मटेरियल बहुत ऑयली होगा, बहुत ज़्यादा पतला होगा, बहुत ज़्यादा क्या होगा, बहुत ज़्यादा वीक होगा, जिसकी वजह से आप ठीक से फ्रेश नहीं हो पाओगे। इंक्रीज बॉवल मूवमेंट्स, ये कोई ऐसे शर्माने वाली बात नहीं है। देखिए, आपकी बॉडी आपकी सबसे बड़ी डॉक्टर होती है, आपको समझना चाहिए कि आपकी बॉडी आपको क्या रिकमेंड कर रही है एज पर द सिम्टम्स, उसके बेस पे आपको डिसीजन लेना चाहिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं। ये नहीं कि कल करूंगा, कल कल तो करोगे फिर तो हो गया काम, नहीं हो पाएगा फिर। इंक्रीज बोवल मूवमेंट्स, मेरा सिर्फ ये टारगेट है कि मैं आप सबको इन प्रॉब्लम से दूर रखूं। मुझे अपनी फैमिली को फुल अच्छे से ट्रीट करना है, मैं अपनी फैमिली को कभी अकेला नहीं छोड़ता, और अगर आप मेरे साथ हो ना, मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, फिक्र मत करो। ठीक है, बस आप मेरे को सुनते रहो और आप मुझे शेयर करते रहो। अगर आपको हल्की सी भी ये वीडियो ऐसा लग रहा है कि सुनने में कि क्या बात है, आज मजा आ गया, प्लीज एक सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आज आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज, मुझे सब पता चलता है कौन कौन सब्सक्राइब करे कौन कौन नहीं कर रहा, तो प्लीज जल्दी सब्सक्राइब करिए। स्टमक पेन होता है, ऑयली स्टूल होते हैं, इंक्रीज्ड बॉवल मूवमेंट्स होते हैं, ऑयली स्पॉटिंग बॉवल मूवमेंट्स होते हैं। ऑयली स्पॉटिंग बॉवल मूवमेंट्स मतलब जो बॉवल मूवमेंट होते हैं ना, इंटेस्टाइनिंग मूवमेंट्स होती हैं, इंटेस्टाइन की मूवमेंट होती है ना, जैसे जैसे डायरिया हो जाता है, समझ लो लूज मोशन हो जाते हैं। ठीक है, स्टेरिया जिसे बोलते हैं। ठीक है, ब्लड आना शुरू हो जाएगा उससे। ठीक है, लोअर कैजरिन, ये ऐसे फर्स्ट एफडीए अप्रूव्ड मेडिसिन है जो 1999 में बनी थी, और ये क्रोनिक वेट मैनेजमेंट यानी कि जो बचपन से हमारा शरीर मोटा होता है उससे ठीक होने में हेल्प करती है, जो लाइफ टाइम रहता है मोटापा वो उससे भी ठीक करती है। हाई बीपी, आपका ब्लड प्रेशर रहता है उससे भी ठीक कर देती है। आपके टाइप 2 डायबिटीज यानी कि आपकी इंसुलिन की इंजेक्शन ले रहे हो आप, उसे भी ठीक कर देती है। हाई कोलेस्ट्रॉल है आपको, उसे भी ठीक कर देती है। अब आते हैं साइड इफेक्ट्स पे, जब तक साइड इफेक्ट्स ना हो तो मजा ही नहीं आता। हेडेक, आपके बॉडी में जो हाइपोथैलेमस कंटेंट होता है, आपके हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स होते हैं, उनको इम्बैलेंस करती है, मूड स्विंग्स करती है, हेडेक होता है, न्यूजिया, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, आपकी बॉडी में जो न्यूजिया है यानी कि आपको चक्कर आना, जी कच्चा होना, उल्टी आना, कॉन्स्टिपेशन कब्ज हो जाना, डायरिया, लूज मोशन हो जाना, इन सब के चांसेस बढ़ जाते हैं। डिप्रेशन, डिप्रेशन सुन लो ध्यान से, मैं इस पर नई वीडियो लाऊंगा। डिप्रेशन की एंजाइटी हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है, सुसाइडल आइडिएशन, सुसाइड करने के थॉट सारे होते हैं। अब लोगे और मेडिसिन इसे, नासोफैरिंजाइटिस, फिक्र मत करो, आप कहोगे वाओ ये तो मेरी मेडिसिन है ही नहीं, मतलब मैं जितना मर्जी खा सकता हूँ। फिक्र मत कीजिए, उसका भी नंबर आएगा, आपको वो मेडिसिन के सिम्टम जो है जल्दी देखने को मिलेंगे, इसलिए आप जितना जल्दी हो सके आप उस मेडिसिन को फेंक दीजिए और मेरी बात सुनिए कि मैं आपको आगे क्या बता रहा हूँ। नेजोफेरिंजाइटिस, नेजोफेरिंग्स मतलब कि आपको जो नेजोफेरिंग्स है यानी कि आपका जो नोज का पाथवे है ना, विंड पाइप जो आपका है वो फूलने लग जाएगा। अपर रेस्पिरेटरी, आपका जो पेट फूलेगा, मतलब आप हो गए तो कम करेगा, कम करेगा, लेकिन जो फैट डिपोजिशन है वो भी तो होगी, वो फैट डिपोजिशन आपके डायफ्राम पे स्टोर होनी शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में क्या होगा, विंड पाइप के अंदर जो भी मूवमेंट्स होगी वो इरेगुलर हो जाएगी। आपके विंड पाइप में जितने भी मेम्ब्रेन्स होंगी वो वीक होने लग जाएगी, जिसकी वजह से उनके अंदर फैट स्टोर होने लग जाएगा, डस्ट पार्टिकल एक्यूमुलेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी बॉडी का जो नेसोफेरिंग्स है, ये जो नेसोफेरिंग्स होता है ना, ये फूलने लग जाएगा, जिसकी वजह से आपको कफ कोल्ड या ना जाने की ब्लॉकेज हो जाएगी नाक में। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, आपकी जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है यहाँ से ये जो ये होता है ना रेस्पिरेटरी ट्रैक, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन रहनी शुरू हो जाएगी। साइनोसाइटिस, आपकी साइनोसिस प्रॉब्लम हो जाएगी। साइनोसिस मतलब जो आपकी डिफरेंट टाइप ऑफ जो पेन रिसेप्टर्स होते हैं उनमें प्रॉब्लम रहनी शुरू हो जाएगी। आपको अगर मैं जैसे पिंच भी करूंगा ना, तो अगर वो पिंच करूंगा ना आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ हुई है पिंच, इसका मतलब है अगर आपको बॉडी पेन के थ्रू सेंसेशन देने की कोशिश कर रही है ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी बॉडी आपको क्या रिसेप्टर पेन कर रही है, यानी कि आपको पता ही नहीं चलेगा आपकी बॉडी को कि आपको एक्सर में कहाँ प्रॉब्लम है आपकी बॉडी में। तो आप समझ रहे हो हाउ मच इन डेंजर यू आर। फेंटरमाइन, फेंटरमाइन मतलब आपकी बॉडी एपेटाइट सप्रेसेंट है, ये आपकी बॉडी, अब एक है या तो आप एक्सरसाइज कर लो, एक है भूख ही ना लगने दो, भूख ही छोड़ दो, है ना। आप क्या कहते हो, या तो मैं खाना खाऊंगा या फिर मैं एक्सरसाइज करूंगा। आप क्या, और जो लेजेंड आते हैं मैं तो खाना ही नहीं खाऊंगा, तो क्या होगा उससे, ये वही लेजेंड है। फेंटरमाइन क्या करती है, एपेटाइट को सप्रेस कर देती है, भूख नहीं लगेगी तो खाना ही नहीं खाएंगे हम बिल्कुल भी, है ना। अब उसका क्या रीजन है देख लेते हैं। एपेटाइट सप्रेसेंट है जो शॉर्ट टाइम वेट मैनेजमेंट के लिए होता है, ध्यान से सुनो, शॉर्ट टाइम मतलब कुछ समय तक तो आपका वेट मैनेज रखेगी, और उसके बाद क्या करेगी, फिर उसके बाद वापस आ जाएगी आपके वेट मोटापे में। ठीक है, इससे साइड इफेक्ट्स क्या है, बहुत बढ़िया साइड इफेक्ट्स है, बहुत मजा आएगा।
अभी मजा आएगा ना भिड़ो। प्राइमरी पल्मोनरी हाइपोटेंशन, वाओ सुनने में अच्छा लग रहा है। हार्ट डिसीज है जो कि आपकी बॉडी में क्या है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देगी। और आपकी जो पल्मोनरी है ना, यानी कि आपके लंग्स में जो टेंशन होती है, जो लंग्स में जो हाई बीपी होता है, यानी कि जो लंग्स की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है, वो बहुत हद तक बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आपके बॉडी में लंग्स कॉन्ट्रैक्शन, लंग्स फेलियर या फिर न जाने लंग्स ब्लॉकेज के भी कितने सारे चांसेस आते हैं। वेल्वुलर हार्ट डिसीज, आपकी जो हार्ट में वॉल्व होती है ना, जिसे हम साइनोएट्रियल वॉल्व कहते हैं, एट्रियोनोइडल वॉल्व कहते हैं, और या फिर हम ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, मिट्रल वॉल्व है ना, ओरेटल वॉल्व, ये सारे के सारे वर्क करना बंद कर देंगे, डिसफंक्शन हो जाएगी और बाय बाय टाटा बाय बाय गुड बाय। ठीक है, आपको बहुत मजा आएगा सवारी करते हुए। मतलब मैं हार्श नहीं बोलता, मेरा यही वे है कि मैं आपको मस्ती मस्ती में सारी चीजें बता दूं। अब आपको ज्यादा मस्ती पसंद नहीं है तो आपको सिंपल वर्ड में बताऊं, आप अपनी बॉडी के साथ जितना एक्सपेरिमेंट करोगे ना, उतना आपकी बॉडी आपके साथ एक्सपेरिमेंट करेगी। फिक्र मत करो, आपके साथ बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट हो रहा है, करते रहोगे। आपको एक्सपेरिमेंट करना है, मैं नहीं चाहता आपको एक्सपेरिमेंट करना है। मैं नहीं चाहता कि आप सब मोटे हो, मैं नहीं चाहता कि आप सब हेल्दी खाना खाओ, सॉरी हेल्दी खाना ना खाओ। ठीक है, मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ आप हेल्दी खाना खाओ, एक्सरसाइज करो, रिलैक्स रहो। तभी मैंने आपके लिए बहुत सारी वीडियो बनाई है, डायबिटीज कैसे क्योर करें विदाउट एनी मेडिसिन, ओबेसिटी कैसे क्योर करें विदाउट एनी मेडिसिन, एक्सरसाइज कैसे करें ऑन द बेड, बेड पे एक्सरसाइज करो। अरे नहीं भी हिल सकते ना बेड पे, बिल्कुल पैरालाइज्ड हो, फिर भी एक बार आप उसे वीडियो देखो और तब आप देखना कि आपकी बॉडी में कितना चेंजेस आएंगे। मैं उनको कह रहा हूँ जो रियल केसेस हैं, आप प्लीज अफेक्ट मत होना उससे, आपको नहीं कह रहा मैं। साइंटिफिक बेसिस ऑफ ओबेसिटी, अब किसी की तो प्रॉब्लम होती होगी ना, तो मैं किसी को नहीं कह रहा, जो पैरालाइज्ड है मैं उनको भी नहीं कह रहा, वो भी हिल सकते हैं। लेकिन जो मेरी वीडियो देखेंगे ना, तो उनको एक आइडिया होगा कि वो बेड पे बैठे बैठे एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जो ज्यादा देर तक खड़े नहीं हो सकते, खड़े होने वाली बात ही नहीं है। डंबल चाहिए, बिल्कुल भी डंबल नहीं चाहिए। ठीक है, कुछ नहीं चाहिए, आप बस बेड पे बैठो और शुरू हो जाओ। बेड पे बैठोगे ना, लेटो लेटो, लेट के शुरू हो जाओ। ठीक है, शमाना ट्रीटमेंट, अब साइंटिफिक बेसिस मैंने आपको क्या बताया, ये मेरी क्या, ये मैंने हेल्प भी ली है और अपने बेस पे भी बताया आयुर्वेदा के थ्रू, कि शमाना ट्रीटमेंट एक है, शमाना चिकित्सा और एक है संशोधना चिकित्सा। ठीक है, एक है शमाना चिकित्सा, जिसमें क्या कर सकते हो, आप व्रत रख सकते हो, व्रत रखो, व्रत रखते हैं ना एकादशी पे वगैरह पे। अरे ये करवा चौथ पे भी रख सकते हैं, कौन कहता है इसे वाइफ रखती है, हस्बैंड भी रखो वाइफ के लिए, ताकि सबकी उम्र बड़ी हो। फास्टिंग, फास्टिंग यानी कि व्रत रखो, आपकी बॉडी जो है डाइजेस्टिवली एक्टिव होगी, और जो गैस आपकी बॉडी में गैस ब्लोटिंग और जो 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 आपकी बॉडी में गैस ब्लोटिंग और फैट एक्यूमुलेशन हो रही है, वो क्या हो जाएगा, वो आपकी बॉडी में यूटिलाइज होगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में जो है डिफरेंट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को है वो डिमिनिश होनी शुरू हो जाएगी, कम होनी शुरू हो जाएगी। ओरल ऑगमेंटेशन ऑफ डाइजेस्टिव मींस ईट अकॉर्डिंग टू योर नीड एंड नॉट एज पर योर हंगर। ठीक है, आपको जितना ओरल ऑगमेंटेशन टेक्निक जो बताती है, आप उतना ही खाए जितनी आपकी जरूरत है, ना कि उतना जितना आपको खाना चाहिए। आप उतना खाओ जितनी आपको जरूरत है, ना कि आप जितनी आपकी ग्रीड लालच है, ऐसा नहीं खाना। ये नहीं कि सामने चॉकलेट पेस्ट्री आई वो भी खा ली, पिज्जा है वो भी खा लिया, चाउमीन आ गई वो भी खा लिया, रसमलाई आई वो भी खा लिया, ऐसा नहीं होता। आपको जितना खाना है आप सिर्फ उतना ही खाइए। अगर आपका एक ही खाने का मन है तो आप चपाती खाइए, ये सभी मत खाइए, मैं तो कहता हूँ चपाती खाइए, फुल्का खाइए, दाल खाइए, बस दही खा लीजिए। लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपने अपने नीड के अनुसार खाना है, आपको कितनी ज़रूरत है, सच में आपकी बॉडी को जितनी ज़रूरत है आप उतना खाइए। आपकी बॉडी को अगर ज़रूरत नहीं है और आपको अब और नहीं खाना, अपने आप से पूछो कि मेरे को और भूख है, अगर नहीं है मत खाओ, मत खाओ, मना कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई आपको फोर्स कर रहा है, उन्हें बोल दो कि मैं और नहीं खा पाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए, सिंपल बोल दो। आपका पेट है ना, आपका पेट अगर खराब हो गया तो बोलो कि जिम्मेदार होंगे, आप ही जिम्मेदार होंगे, आपने रोका नहीं। हैवी एंड नॉन नरिशिंग डाइट, अगर आप हैवी और नॉन नरिशिंग डाइट लोगे, हैवी डाइट लो लेकिन नॉन नरिशिंग, जैसे कि इसमें बोला हुआ है हनी सैलेड इज एडवाइस। अगर आपको सामान्य चिकित्सा करनी है, जिसमें क्या होता है, ये आपकी, आप और कुछ मत खाओ, शहद खा लो खाने की जगह, सैलेड खा लो। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी जो है उस जो क्योंकि वेजिटेरियन है, ऊपर से आपकी बॉडी जो है उस फैट को एक्यूमुलेट करेगी, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो उसे यूज में लेके आएगी, और आपकी बॉडी जो है वो नरिशेबल भी रहेगी। फिजिकल एंड मेंटल एक्सरसाइज रिकमेंडेड, जो आपकी बॉडी में फिजिकल और मेंटल एक्सरसाइज करनी चाहिए आपको, जो मैंने उस वीडियो में बता रखी है, प्लीज करनी चाहिए, करो। ठीक है, संशोधन चिकित्सा, अभी संशोधन चिकित्सा क्या है, सम ऑफ द मेडिसिन खानी है ना आपको, बहुत शौक है, आंवला खाओ, आंवला बहुत अच्छा है, गुड़ुची खाओ, गुड़ुची बहुत अच्छी है, विड़ंगा खाओ, मुष्ट सुंठी ये खाओ, आंवला, वाक, वाक खाओ, दारू हरिद्रा, हरिद्रा, गुगुलू, ऐसे मेडिसिन खाओ ना जो आयुर्वेदिक है। त्रिकटु, नवक गुगुलू, त्रिफला गुगुलू, विरंगड़ी चूर्ण, तर्क
टकरा टकरा रिश्ता, नवायासा, लोहा, आरोग्य वर्धिनी वाटी एटसेट्रा। अब आपको मैं बताऊं कि हेल्दी लोग क्या क्या करते हैं। हेल्दी लोग हमेशा हेल्दी फूड खाते हैं, न्यूट्रिशियस डाइट लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। अगर एक्सरसाइज नहीं करनी तो सिंपल वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, प्रोटीन खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, इम्यून सिस्टम हेल्दी रखते हैं, स्टे फॉर लॉन्ग विदाउट फूड, खाने के बिना बहुत देर तक रहते हैं जिसके व्रत कहते हैं। प्रेफर टू ड्रिंक लेमन ड्रिंक्स एंड लेमन डाइट। अगर आपको खाने के साथ पीना ही है कुछ, नींबू पानी पियो, शिकंजी भी पियो, वो अच्छी है, डाइजेस्टिबल है। ड्रिंक वाटर, वार्म वाटर ओनली, सिर्फ गर्म पानी पीना चाहिए। ईटिंग कैबेज इन डाइट स्टॉप द कन्वर्सेशन ऑफ शुगर इनटू फैट। अगर आप कैबेज खाओगे ना, पत्ता गोभी या फिर गोभी, वो क्या करेगी, वो आपकी बेसिकली शुगर्स को फैट में कन्वर्ट होने से रोकेगी, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में वो एलिमिनेट हो जाएंगे और ऐसे ही आप ठीक रहोगे। तो जितनी ज़्यादा गोभी खा सकते हो उतनी ज़्यादा आप गोभी खाओ, कैबेज खाओ, ठीक है। स्कीम मिल्क, जो फैट मिल्क होता है ना, वो पियो, देन द होल मिल्क, ठीक है। और ये स्कीम मिल्क क्या होता है, मेरे को तो फैट मिल्क लगता है, वरना आप स्कीम मिल्क अगर समझ गए हो तो ठीक है, वरना जो सिंपल मिल्क आता है ना, उसे बॉयल करके पियो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बॉइल्ड, बीक्ड, स्टीम वेजिटेबल। अगर आपको कुछ खाना ही है ना, फ्राई मत खाओ, बेक करके खाओ, बॉईल करके खाओ, स्टीम करके खाओ, वो ज़्यादा अच्छा है। आप खाओ, ओट्स खा लो, वॉलनट खा लो, अखरोट खा लो, सैलेड खा लो, करेला खा लो, यावा बार्ले खा लो। बार्ले मीन्स, प्लीज कमेंट करना, मुझे भी ठीक से याद नहीं आ रहा। ग्रीन पोमेग्रेनेट, अनार जो होता है ना, जो हरे कलर का होता है, उसे एक बार ट्राई जरूर करना, बहुत अच्छा होता है। स्कीम बटर मिल्क, लस्सी पियो, छाछ, ठीक है। प्रेफर स्मॉल मील्स, हाँ, छोटे छोटे टाइम पे छोटी छोटी चीजें खाते रहो, ना कि बड़ी बड़ी टाइम पे बड़ी बड़ी चीजें खाओ, उससे ज्यादा इफेक्ट होता है। जब आप छोटे छोटे टाइम पे छोटी छोटी चीजें खाते हो, अभी फ्रूट खा लिया, उससे आधे एक घंटे के बाद खाना खा लिया, उससे आधे एक घंटे के बाद कुछ हल्का और खा लिया, कुछ स्नैक्स खा लिए। स्नैक्स से मतलब वो नहीं, पिज़्ज़ा पास्ता नहीं, स्नैक्स मतलब कुछ नमकीन, दूध ले लिया, कुछ वो बिस्किट्स ले लिए। उससे क्या होता है, आपकी बॉडी हेल्दी रहती है। और खाने में ये भी कि चावल, खाने में सिंपल 2 फुलके सब्जी और दही, बस। दही नहीं खाते, सब्जी जो आपके लिए प्रेफरेबल है, सैलेड वगैरह जो खाना चाहते हो खा लो। एक हेल्दी पर्सन कभी भी खाना खाते हुए टीवी नहीं देखेगा, कभी भी अल्कोहल नहीं पिएगा, स्मोकिंग नहीं करेगा, कभी भी ड्रग नहीं खाएगा, कभी भी ज़्यादा नहीं सोएगा, हमेशा टू द पॉइंट सोने। सेडेंटरी हैबिट्स हम अपना तो सकते हैं, भले आपके पास अभी ये चीज़ें नहीं है, पर आप अपना तो सकते हो इस चीज़ों को, आप बना तो सकते हो इन चीज़ों को, क्या वो भी नहीं कर सकते, ठीक है, बना तो सकते हो, बना लो। अवॉइड सेडेंटरी हैबिट्स, आपको भी वॉशरूम जाना होता है, हम यूरिनेट करने से पहले रुकते हैं, नहीं नहीं 2 मिनट और सीरियल देखता हूँ, 2 मिनट और खाना खा लेता हूँ, 2 मिनट और कार्टून देख लेता हूँ, और इसी बहाने से आप आधे घंटे तक अपना वॉशरूम या फिर अपने जितने भी पेट दर्द है उसे रोक के बैठे रहते हो। ये गलत बात है। सेडेंटरी हैबिट्स, कभी भी आप टाइम पे वॉशरूम में जाते हैं, गलत बात है। आपको कभी वॉशरूम कंट्रोल में नहीं रखना। वो क्या होता है, उससे मैं अभी आपको शॉर्ट्स में समझा दूंगा, आप मेरे शॉर्ट्स जरूर देखना, ठीक है। जब हम बहुत टाइम तक वो वॉशरूम रोकते हैं ना, तो उससे हमारे डिफरेंट टाइप यूरिनेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, और न जाने कितने ज़्यादा डाइजेस्टिव इन्फेक्शन हो सकती है। अवॉइड द इंटेक ऑफ फास्ट फूड, अरे फास्ट फूड मत खाओ। अवॉइड हाई कार्ब वेजिटेबल्स, आलू, राइस, आलू चावल, ये सब मत खाया करो, ये बहुत हैवी होते हैं, बहुत हैवी होते हैं, ठीक है। ये हाई कार्ब्स होते हैं जो फैट में कन्वर्ट होते हैं। अवॉइड सॉल्टी फूड, सॉल्टी ज़्यादा नमकीन फूड मत खाओ, ज़्यादा एक्सेसिव सॉल्ट मत खाओ खाने में, उससे हमारा थायराइड प्रॉब्लम बढ़ सकती है। अवॉइड शुगरी, मीठा मत खाओ, फ्राइड मत खाओ, तेल से बना वो मत खाओ, डेयरी प्रोडक्ट्स मत खाओ। अब आप कोई खाओगे क्या? चीटिंग करता है तू। चीटिंग 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 करता है तू। हम खाएं क्या? हम क्या ऐसे ही रह जाएं? आप यही कहोगे ना? देखो, खाओ, हेल्दी खाओ, फ्रूट्स खाओ। अब आपको फ्रूट्स में भी कोई जीवन होता है। मैं बोलता हूँ, आप ना हेल्दी खाओ, ज़्यादा सॉल्टी भी नहीं होना चाहिए, पर ज़्यादा मीठा भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी चीज़ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हेल्दी खाओ, 2 फुलके, सिंपल वेजिटेबल्स, दही, सादा खाना खाओ, सादा। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। सादा खाना, सादे कपड़े, सादा रहना। अगर आपका सादा लाइफस्टाइल होगा ना, तो आप ना देखना कितने अच्छे रहोगे लाइफस्टाइल में, कितने हेल्दी रहोगे। अदर बेस्ट रिसर्च बाय टेलर जोन्स। टेलर जोन्स एक साइंटिस्ट है जिन्होंने एक बेस्ट रिसर्च किया कार्ब ब्लॉकर्स की। उन्होंने एक ऐसे ब्लॉकर्स, ऐसे सप्लीमेंट्स बनाए हैं जो आपकी बॉडी में जो कार्ब्स हैं उनको यूज ही नहीं होने देंगे, यूटिलाइज नहीं होने देंगे। आप खाना तो खाओगे लेकिन वो आपकी बॉडी में लगेगा नहीं। दैट वर्क डिफरेंटली फ्रॉम अदर वेट लॉस पिल्स। और ये जो आगे वेट लॉस पिल्स है ना, उनसे अलग काम करती है। कैसे? ये कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग साइट्स होती है ना, उनको ब्लॉक कर देती है विद सलाइवा, जिसकी वजह से क्या होता है, वो एंजाइम के साथ बाइंड नहीं करती, जिसकी वजह से क्या होता है, वो अनडाइजेस्टेड रह जाती है आपकी बॉडी में, और क्या करती है,
फैट एक्यूमुलेशन नहीं होने देती और लेस ओबेसिटी कॉज करती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर वो ऐसे ही स्टोर हो जाती है, मतलब ऐसे ही स्टोर नहीं होती, सिर्फ एलिमिनेट हो जाती है। अगर आपको टेस्ट अदर बेस्ट प्रेफरेंसेस अगर आपको चाहिए, मैग्नीशियम खाओ, विटामिन डी, कैल्सीफ्लोल, धूप में विटामिन डी को कैल्सीफ्लोल बोलते हैं, जो धूप में बैठे रहो मिलता है, आपकी बॉडी स्ट्रांग बनती है, आपकी जो बोन्स है वो स्ट्रांग बनती है। जिंक, फोलेट, आपकी बॉडी में जिंक होना चाहिए, फोलेट यानी कि फोलिक एसिड होना चाहिए, विटामिन B9, अल्फा लाइपोइक एसिड, अल्फा लिपोइक एसिड होता है, दैट कैन बी यूज्ड एज सप्लीमेंट, जो आपके ब्लड शुगर लेवल को लो करने में हेल्प करता है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। टाइप करो गूगल पे कि व्हाट आर द मैग्नीशियम रिच फ्रूट्स, विटामिन डी रिच फ्रूट्स, जिंक रिच फ्रूट्स खाओ ना, आपको गर्मियां भी है सर्दियां भी है, फ्रूट्स मिलती है ना, खाओ एंड कीप द ओबेसिटी एंड अदर डिसीज इन कंट्रोल। और जितने भी डिसीज है, जितने भी रोग है, जितने भी ओबेसिटी है, मोटापा है, उसे कंट्रोल में रखो। अब तक के लिए यही था इस वीडियो में, ये सारा का सारा इसका कंक्लूजन है। आई वुड लाइक टू थैंक्स ऑल द रेफरेंसेस मैंने उनके वेब पेज से ये हेल्प ली है, जिसके बेस पे वो उन्होंने इनडायरेक्टली अपने वेब पेजेस के थ्रू मुझे हेल्प किया, मैं उसका मिला नहीं, लेकिन आई एम रियली थैंकफुल, आई एम गिविंग दिस क्रेडिट टू ऑल द रेफरेंसेस, जिसकी वजह से आई एम वेरी हैप्पी कि मैं आप सबको ये इन्फॉर्मेशन दे पाया। तब तक लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय। सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। अपने लाइक बनाए रखो, व्यूज बनाए रखो, जिससे कि ना मजा आता है कि कितने लोग देखते हैं मुझे, उतना मजा आता है। मुझे पता है कभी कभी बोर हो जाता है, यूट्यूब पर कितने देर ही बैठे रहेंगे, पर एटलीस्ट मानो आप मेरी बात, आप वीडियोस देखते हो ना तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तब तक के लिए मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।